4:32 बजे छोड़ा तो 5 बजे का ट्रेन पकड़ लेगा। हाँ। अब नहीं हो। हाँ। अभी जाएगा पैसा लेकर आया। नहीं तो छह इसीलिए। बजे का पकड़ लेगा छोड़। कहाँ का जाए वो। पकड़ चल जा, 2,000 रुपये कैश मिलेगा। बाकी ऑनलाइन देगा वो, हम बारकोड भेज देगा। बारकोड तुम दे दे रहा। हमको भेज दिया पकड़। तुम 2,000 रुपये नकदी देगा। वेलकम डेलीगेट्स। आज आप 307वें इस वेबिनार में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम अपनी आज की वेबिनार स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पूर्व आज के हमारे सरस्वती पुत्र श्री ब्रजेश जी पधार चुके हैं। उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज। और अपना वेबिनार स्टार्ट करने से पहले जैसे हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, मैं गायत्री मंत्र का जाप कर रहा हूँ शुरू। आप लोग भी मनी मन इसको उच्चारण करें। फिर हम अपने सरस्वती पुत्र श्री ब्रजेश जी से प्रार्थना करेंगे कि अपना वो उद्बोधन प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू। विजय सर, आपने स्टार्ट किया। नमस्कार। अभी अंकित जी का फोन आया था और उनकी कुछ स्वास्थ्य की असमर्थता थी आने की। उन्होंने कहा था ब्रजेश भाई मेरी इस सेशन को आप ले लीजिएगा, क्वेश्चन आवर का जो भी सेशन है जीएसटी से रिलेटेड। तो मुझे टॉपिक तो नहीं पता, बट सभी से निवेदन है कि अगर किसी की भी कुछ क्वेरीज हैं और मैं उसमें हेल्प कर पाऊँ सॉल्व करने में, तो डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा उसको रिजॉल्व करने में। वैसे तो टाइम तो चल रहा है एनुअल रिटर्न का ही, 9/9C का ही, या फिर 73 की टाइम बारिंग आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। हाँ। तो किसी की भी क्वेरी हो तो मैं कोशिश करता हूँ उसको रिजॉल्व करने के लिए। किसी भाई का कोई जीएसटी संबंधित सवाल हो तो अपने सवाल पूछ लीजिए। हाँ, सौरभ जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। किसी को सवाल हो अपना हैंड रेज कर लें, अपना हाँ, माइक। सौरभ सौरभ कुमार जी हैं, वो अनम्यूट कर लें अपने आप को, एक मिनट क्वेश्चन करेंगे। सर एकदम हाँ, नोटिस आ रहा है 16(2)C की, सॉरी, 74 की, 74 के नोटिस आ रहे हैं, 74 के 19-20 के सोलह आ टू रहे हैं सी की। 19-20 के आ रहे हैं। हाँ, जी हाँ। लेकिन सर अगर हमारी विक्रेता फर्म ने अपनी फर्म 3 साल सही चलाई है और उसी टाइम पे हमने उससे काम करा है, हम्म। और अब 23-24 में डिफॉल्ट हो गई, तो जी हमें हाँ। आईटीसी से वंचित वंचित के नोटिस आ रहे हैं। और एक केस हुआ है हाई कोर्ट में इलाहाबाद में, तो उसे भी नहीं माना जा रहा। सर वो तो ऑफिसर के ऊपर है, वो मानता हम्म। नहीं है, अपील में चले जाएंगे। बट भाई 74 का अभी तो 19-20 के लिए उन्होंने नोटिस इशू किया है ना, 30 सितंबर तक। हाँ, 74 का इशू इशू करा है। मैंने जवाब दिया था कि विक्रेता फर्म ने जिसके हमने लेन देन करा उससे दिसंबर में हाँ। ईवी R1 और हम्म। एनुअल रिटर्न नाइन हम्म। सी नाइन सी टाइम पे भरे हैं, तो हम्म। आईटीसी के, फिर हमसे आईटीसी रिवर्स क्यों करी जाए मांगी जा नहीं रही सर, है। उसने उसका काम है नोटिस देना। अब हम्म। आईटीसी दो तरह से देखा जाएगा। आईटीसी क्या वो फेक डीलर करके डिक्लेयर करके उसको जो है उसने कैंसिलेशन हुआ है ऑर्डर, या सुओमोटो उसने कराया है? एसआईबी ने रेट करी उसके यहाँ 23-24 में, तो हम्म। उनने फर्म, उनने वो अस्तिविहीन पाई है 23-24 में। नहीं, 23 से पाई गई, पर जिस वक्त हमने उसका बेस्ट तरीका है, इसके लिए काफी डिसीजन पे भी हाई कोर्ट्स के तो आ चुके हैं, बट सुप्रीम कोर्ट का भी आने वाला है पाइपलाइन में। मुझे लगता है बहुत जल्दी उसका डिसीजन आ जाएगा। बट अगर हम्म। आपके पास उस साल के पूरे बिल है और एक्चुअल में डिलीवरी के प्रूफ है आपके पास, हाँ, आप जवाब दीजिएगा, कुछ नहीं होगा उसका। मेरे पास ई वे बिल भी है, मंडी समिति का भी पेपर है, गेस्ट पास भी है, और बैंक स्टेटमेंट भी है, तब भी अधिकारी नहीं मान रहे हैं। उसका क्या प्रूफ है? मंडी समिति के पेपर है। मंडी समिति तो सेल कर दिखानी है। मूवमेंट गुड्स आपका, मूवमेंट ऑफ गुड क्या है आपके पास? हाँ, ट्रांसपोर्ट की बिलती सब है। ट्रांसपोर्ट की नहीं नहीं, वो एक्चुअल, अगर एक्चुअल मूवमेंट हुआ है गुड्स का, वो आप हाँ प्रूव एक्चुअल। कर पाएंगे तो कोई हाँ दिक्कत ही नहीं एक्चुअल है, फिर तो आपकी हुआ है। अपील में जाएंगे आप। अगर ऑफिसर नहीं मानता, अपील में जाइए। और वो अपील में भी वो कह रहे हैं अपील में रिजेक्ट होगा, ये किस बेस पे रिजेक्ट नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसे अपील में रिजेक्ट नहीं होता, बिल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपील में रिजेक्ट नहीं होगा।
क्योंकि अभी तो ट्राइब्यूनल भी आपकी चालू हो गई है। आपको हाँ उसके पास जस्टिफिकेशन आपके पास है। वो अगर फेक डीलर किसी उसका सर्च हुई थी, यूनिट एग्जिस्ट हम्म नहीं पाई गई थी हाँ 23 में, बट हम्म 1920 में तो एग्जिस्ट थी ना। हाँ आपके पास माल आया है, 90 तो आपने उसको सेल 90 कराया। 90 90 21 में भी एडजस्ट थी, 2021 में भी थी, हाँ, मैं मान रहा हूँ। 22 में भी उसमें थी। आपकी उसके मास्टर को डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए उसकी हाँ रिटर्न की फ्रीक्वेंसी क्या क्या है। हाँ रिटर्न की फ्रीक्वेंसी, उसने रिटर्न डाले या नहीं डाले हैं। और मंथली डाले, 23-24 तक डाले हैं सर, हाँ, जब कोई देख ली दिक्कत नहीं मैंने। है, आप उसका रिप्लाई दीजिएगा। हाँ अगर ये नहीं कंसीडर होते हैं, अपील में कंसीडर होगा। अच्छा। बिल्कुल होगा सर ये। इससे अच्छे डिसीजन आ रहे हैं अब। और अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आया नहीं है इस मामले सुप्रीम में। कोर्ट अभी डिसीजन नहीं आया, बट हाई कोर्ट से कई आ चुके हैं। बट सुप्रीम हाँ कोर्ट में वेट कर रहे हैं अभी। सर मैंने अच्छा अभी ना व्हाट्सएप चैटिंग पे डाला है, वो सॉरी ग्रुप में डाला है अभी। आई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सर इसी बात पे 74 का, अच्छा कि आपको आईटीसी का लाभ दिया जाएगा अगर आपने पेमेंट कर रखी है, ओरिजिनल बिल है, ये सब चीजें आप हाँ देखिए। हाँ मैंने आपको वो अभी भी डाला। डाला आपने थोड़ी देर पहले। जी 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 हाँ, सब वो सुप्रीम देखा कोर्ट है, का ही ऑर्डर है जी। देखा है उसको अभी। और ये अभी एक नई जो हमारी वो बनाए हैं, चुनाव हुए थे, उसका भी ग्रुप बना नहीं है अभी तक। सर चुनाव का ग्रुप तो शैलेश भाई जवाब दे पाएंगे। बताइए सर। ये ठीक है सर उत्तर प्रदेश कार्यकर्ता संगठन का अगर कोई चुनाव होता तो उसका ग्रुप बनता। और जो उत्तर प्रदेश बार का चुनाव हो रहा है वो उसका ग्रुप अलग रहेगा। उससे अपन कर अधिवक्ताओं का सीधे सीधे संबंध नहीं हो सकता है सर। वो सौरभ अलग जी, ही ग्रुप इसका बनेगा, सौरभ उसका जी अलग ही आपको ये इनविटेशन आएगा। सौरभ जी, ये कोई चुनाव का पार्टी नहीं है, ये कोई राजनीति की पार्टी ग्रुप ये प्लेटफॉर्म नहीं है। राजनीतिक वाला नहीं बनेगा ना सर अपना। ये अपन तो केवल कानून पढ़ने वाले ही पढ़ाने का बनाएंगे। प्लेटफॉर्म है। अगर आपको राजनीति करनी है, कृपया के दूसरे प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लीजिए। नहीं सर, राजनीति राजनीति नहीं वाला है, नहीं मैं है। नहीं राजनीति से नहीं बहुत नहीं, दूर ये रहता हूँ नहीं सर। नहीं, ये राजनीति का मंच नहीं है ना, इसमें कोई चुनाव से संबंधित बात की जाती है। ठीक है, ठीक है सर, अनुराग थैंक जी, यू। चलिए कोई बात नहीं सर। केवल पढ़ने पढ़ाने की बातें की जाती हैं इस प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको पढ़ना है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमेशा आपका। मैं पढ़ने के लिए ही मैंने आपको ज्वाइन करा है। हाँ, चुनाव के संबंध कृपया यहाँ बातें ना करें प्लीज। ठीक ठीक। अनुराग जी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? हाँ जी हाँ जी जी। आनंद जी। जी अनुराग जी। ये जो 73 और 61 के नोटिसेस आ रहे हैं 21 22 में, हम्म इसमें क्या होता है कि जैसे 2A और 3B का डिफरेंस की बात करते हैं। अगर 2A में आईटीसी सही है तो 2B और 3B की बात कर देते हैं। तो हम्म भाई लॉ ये पीछे कह लगा रहा दो, है कि 500 रुपए। जब 2B में अगर पेमेंट दिख रहा है, आईटीसी दिख रही है, तो उससे मानेंगे। तो अधिकारी दोनों तरफ से चल रहा है। अगर 2B सही है तो 2A का नोटिस भेज देते। कुछ केसेस में ऐसा है कि 2A में कुछ बिल नहीं दिख रहा, 2A और 3B में आईटीसी मिसमैच है। कुछ में क्या होता है 2B और 3B में मिसमैच है। तो इसमें क्या किया जाए? एक केस उसमें हमारे सर पास ऐसा है। 9 आपकी 9 जा चुकी है उस साल में। हाँ 9 जा चुकी, 9। 9 में 2A बेस लिया गया था आपका। हाँ जी। अगर उसने जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 दोनों फाइल की हुई है, आप 2A को बेस लेके चलिएगा। लेकिन लॉ तो अब कह रहा है ना कि 2B में दिखेगा 21। सर लॉ FY जो है 21 22 में ये नियम आ गया था ना नहीं, कि अगर 21 2B में 22 दिखेगा में तभी आईटीसी लेंगे। नहीं सर, 2B का ये रूल्स में बाद में आएगा। लेकिन आईटीसी में उन्होंने कहा था शुरू में। डिस्टर्ब हो रहा है पीछे किसी का माइक। अमित अमित अरोड़ा जी अपना माइक बंद कर लीजिए। अमित अरोड़ा जी, अमित कुमार अरोड़ा जी नोएडा से जी सर, ओके ओके ओके। अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। जी हाँ, हाँ जी, आप पूछिए। उसके लिए बस हमें यही प्रूव करना है, कुछ नहीं है, कि उसने 30 सितंबर से पहले पहले उसने रिटर्न फाइल कर दी थी, जीएसटी 13B अपने एनुअल रिटर्न में ले ली थी, और उसके हमारे डॉक्यूमेंट पूरे थे। वो कुछ भी ले कि 2A में था नहीं था, 3B में 2B में था, बिकॉज 9 मेरी बनी गई थी 2A से बनाई गई थी, 2B से नहीं बनाई गई थी। बात आपकी ठीक है, लेकिन ये भी तो कह रहा है कि 2B में दिखेगा तभी हम आईटीसी का बेनिफिट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। 2B में तो ऑब्वियसली आया, वो उसमें नहीं आया तो नेक्स्ट मंथ में आया है, नहीं तो नेक्स्ट मंथ में आया है। एक बार ईयर चेंज हो गया ना, अगर था मार्च का कोई केस दिक्कत नहीं होगा सर, तो ईयर चेंज हो जाएगा। 30 सितंबर तक तो हो गया ना सर उसमें। लेकिन हमने मान लीजिए 21-22 का बिल है मार्च का, तो हमने तो इधर ले लिया, लेकिन वो 21-22 में दिख नहीं रहा, वो 22-23 की 2B में दिख रहा है। हाँ 22 से, पर आपने एनुअल रिटर्न में किस में डाला है? आपने 12-13 कॉलम में उसका इनकॉर्पोरेट किया है। हाँ एनुअल में तो ले लिया है 12-13 इनकॉर्पोरेट कर लिया ना सर, जी। सफिशिएंट है अपने में। आप उसी का रिप्लाई दीजिएगा। मैं 12-13 में 12 में रिवर्सल होता है, 13 में इनपुट लेना होता है, 13 में मैंने इनपुट लिया है, और 8 कॉलम के बाद में उसमें हमने दिखाया कि हमने नेक्स्ट ईयर में इनपुट क्लेम किया है। तो उसका तो कोई है ही नहीं है कुछ उसका लॉजिक।
मान नहीं टोटल बिजनेस ही रहे। खत्म हो गया। जब यहाँ पे 10 रुपया ले आओ। ऑफिसर मानेगा, वो तो सिर्फ अपने परेशान करने के लिए है, जी जी अदरवाइज कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक ठीक, थैंक यू। जी सर। ब्रिजेश जी, जी मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ, अजय बोथरा। जी मेरा क्वेश्चन है, अभी जो 22/9/2025 को जीएसटी का जो कानून बदला, जी हाँ, टैक्स रेट चेंज उसमें हुई है। रेंट पर मेरे को आरटीएम भरना। हाँ, तो जीएसटी में आरसी जो रेंट है जहाँ मेरी ऑफिस है, उसके किराए पर मैं आरसीएम भरूंगा कि नहीं भरूं? सर ऑफिस के लिए आरसीएम नहीं आया है, आरसीएम रेजिडेंशियल के लिए है। अच्छा, जैसे मैंने पढ़ा कि मैं जैसे जीएसटी में अमेंडमेंट है मेरा, और मकान मालिक अनरजिस्टर्ड है, तो मेरे को क्या आरसीएम भरने की नहीं लायबिलिटी आएगी क्या? नहीं, कहीं नहीं है, रेजिडेंशियल के लिए नहीं। आरसीएम अभी तक, हाँ, कॉमर्शियल के लिए आरसीएम कैसे? नहीं है। नहीं नहीं, मेरा कहने मतलब जीएसटी नंबर है, मैं ऑफिस में व्यापार कर रहा हूँ जीएसटी नंबर से, हम्म और मेरा मकान मालिक जो अनरजिस्टर्ड है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आरसीएम भरने की जरूरत नहीं है तो मेरे को? नहीं है। हाँ, यही सर, थैंक यू। नहीं ये देख फोन को नहीं, एक मिनट, कम अगेन कम अगेन कम अगेन। हाँ दोबारा संजय जी आइए, बोलिए। दोबारा आइए बोतरा जी। सर, मैं वापस से बोल रहा हूँ। हाँ जैसे मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है मेरा, हाँ लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, हाँ, मैं आप भाड़ा उसको आरसीएम पे करेंगे, वही वही आप आरसीएम पे मतलब। करेंगे सर। हाँ हाँ, ठीक है सर, ओके, आरसीएम पे करेंगे सर आप। ठीक सर, ओके सर। हाँ संजय जी पूछ लीजिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक क्वेश्चन मेरा है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन पे आरसीएम एप्लीकेबल है या नहीं? डायरेक्टर रेम्युनरेशन पे सैलरी के उसमें एम्प्लॉयमेंट में आता है, उस पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। सर डायरेक्टर का कुछ तो आरसीएम है, क्या चीज है वो उसमें है, अगर प्राइवेट लिमिटेड सही है, आरसीएम है, अगर एज ए डायरेक्टर रेम्युनरेशन अगर आप दे रहे हैं, सिटिंग फीस दे रहे हैं, सिटिंग फीस, अच्छा अच्छा, सिटिंग फीस पे आपका जो आरसीएम है। ठीक ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। शैलजा जी पूछ लीजिए प्रश्न अपना। शैलजा जी। चलिए मैडम पूछ लीजिए, सवाल अपना पूछ लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। ऑन नहीं किया। सर मेरा भी वही सवाल है कि मैंने पार्टी से जो परचेज की थी, मेरी सारी परचेजेस जो हैं ईवे बिल के थ्रू हैं, और हमने ऑनलाइन उसको पेमेंट किया है, सब कुछ किया है, इवन देन हमारा जो है टैक्स लगा दिया था। मैं अपील में गई थी, अपील भी मेरी रिजेक्ट हो गई। मैडम अपील में ये प्रैक्टिस चल रही है, अपील में वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, अब तो ट्राइब्यूनल आ हाँ, गया, ट्राइब्यूनल में अब फाइल करिएगा। ट्रिब्यूनल में फाइल करते हैं। और सर जो ये मैटर आ रहा है ना, जो 9 के लिए, 9 में सर जो हमारा टैक्स आता है वो डिफरेंट आता है उसमें, फिर वो उसमें नीचे हमें लिखना पड़ता है कि आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, जो बचता है वो बड़ी कठिन समस्या है हमारी 2A के अनुसार जो आ रही है, हम्म और जो पोर्टल पर आ रही है इसमें 9 के अंदर वो माइनस में आ रही है, हमारी ज्यादा है। फिर जब हम फीड करते हैं तो फीड करने का जो बचता है उसको हमें मतलब हाँ, आपका बिल्कुल सही है। आपको बड़े सबसे पहले तो मैम, सबसे पहले तो अपने को इनपुट को सबसे पहले रिकंसिलिएशन करना ही पड़ेगा इनपुट का, कि इनपुट कौन सी मेरी इनएलिजिबल है, कौन सी इनपुट मैं नेक्स्ट ईयर में क्लेम करी है, कौन सी इनपुट इस साल की थी मेरी, नहीं, मेरी वो आप सारी एलिजिबल है, इसी साल में क्लेम की है सब। सारे इसी साल में क्लेम करी, तो जो डिफरेंस आ रहा है 8A में कम आ रहा होगा आपका इनपुट, और आपकी बुक्स में ज्यादा, आपने 3B में ज्यादा आया होगा। जी सर। उसमें देखिएगा डिटेल में जब जाएंगे उसके अंदर, या तो आरसी रिवर्स चार्ज की वजह से हो सकता है, या उसने 3B फाइल नहीं की हुई होगी, मे बी। है ना, कोई भी एक एंगल होगा उसका। आप 8A डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर आएगा आगे ऑप्शन कि 3B फाइल्ड नॉट फाइल्ड, जो किस फाइल्ड डेट वो आ को फाइल जाता है, करिए। वो 16 4 भी बड़े एप्लीकेबल करवा बड़े हो सकता है। बड़े बुरे मन से उसको डालना पड़ता है कि अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड। नहीं, उसमें मत डालिएगा, ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई कुछ छोड़ नहीं दे, कहेगा, कोई नहीं ऐसे ही कुछ छोड़ कहता दे। मैम, कोई नहीं कुछ कहता। ठीक है सर, ऐसे ही करेंगे अब, थैंक यू सर। हाँ, वो नीचे एंड तक रिकंसिलिएशन पे नहीं जाते वो लोग। बस मैंने तो अभी मतलब रिकनसाइल करके तैयार करी है अभी 20-25 रिटर्न, अब उसको फिर वही कर दूंगी मैम रिवर्स। आपके एक एक फिगर रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, ब्लैंक क्यों रह जाएगी आपकी? नहीं, ब्लैंक नहीं, वो हमको जो है वो करना पड़ता है ना कि आईटी से अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, उसमें हम नहीं, डालते हैं आपकी बात नीचे। सही है, मैं आपको एक सलाह दूंगा जो जी हम लोग यूज कर रहे हैं डेली। जी हम जब भी 9 डालते हैं, कोशिश करते हैं उसका 9C भी डालें, और मैनुअल रिकंसिलिएशन बनाते हैं अपने पूरा आउटपुट का, जी, इनपुट का, इनपुट का और आउटपुट का। 8A से रिकंसिलिएशन, 2A से रिकंसिलिएशन पूरा बना के वो उसमें अटैच कर देते हैं।
बट फिर इन्होंने एडवोकेट्स को एक हाई ग्रेड क्लरिकल स्टाफ बना दिया। नहीं, वो तो सभी है मैम, वो सभी है, बट आपके बेनिफिट के लिए आप एक्चुअली जी, उसके अंदर वो जो पेनल्टी रिजल्ट्स है ना, आउटपुट अच्छे आएंगे उसके। पेनल्टी नहीं लगते। हम लोग 2017-18 से हम लोग यही करते आ रहे हैं। जी 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 हम सर। आउटवर्ड का पूरा रिकंसिलिएशन और इनवर्ड का पूरा रिकंसिलिएशन बना के 9C में अटैच कर देते हैं, जी, तो कुछ भी चीज कंसीलमेंट में नहीं आता है। अच्छा उसको हम जो है अपलोड कर दें पीडीएफ फाइल बना के। 9C में, ओके सर, ओके। 9C में बैलेंस शीट P&L एक अटैच वेरी होती है, वेरी उसमें गुड एक अदर सजेशन ऑप्शन सर, आता है, वेरी गुड सजेशन कि हम तो नाइन हमेशा सी उसमें अटैच भरने, किया करिएगा। 9C भरना है नहीं भरना है फिर भी हम इवन देन उसको भर दें, 9C भरेगा और उसमें अटैचमेंट लगाइएगा अपना। क्योंकि 9 में तो कोई अटैचमेंट का कोई 9 में कॉलम ही कोई नहीं है। ऑप्शन नहीं होता है। जी 9 में जी आप समझिए, 9 की सबसे बड़ा इश्यू क्या आती है, जो नोटिस आ रहे हैं 9 की टेबल नंबर 9 और 9C की टेबल नंबर 9, इनमें जी बहुत बड़ा गैप होता है। जी जी इसकी जी ये ऑटो पॉपुलेट आते हैं वहां पे फिगर, उसको आपको चेंज करना पड़ता है, पर उसमें जो डिफरेंस आएगा लास्ट में, डिफरेंस इसलिए भी हो सकता है कि आपके क्रेडिट नोट की वजह से आपका कोई किसी महीने में आपकी आउटवर्ड नहीं हुई बट क्रेडिट नोट है, जी। उसकी वजह से ही मिसमैच आएगा, जो आपकी जाके 9C के टेबल नंबर 9 में डिफरेंस क्रिएट करेगा। वेरी नाइस सजेशन सर, वेरी तो उसके लिए भी आप अटैच करके रखिएगा उसमें। जी जी सर, सर अब आप यही करेंगे, 9C भी तैयार करेंगे। पूरी वर्किंग आप उसमें PDF अटैच करिएगा, ओके और वो सर, आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। नोएडा थैंक में यू। काफी केसेस मैंने भी कराए हैं, काफी बड़े बड़े डिमांड थी, 2.5 से 3 करोड़ की थी। एक सर और प्रॉब्लम आ गई मेरे पास, मैंने एक अपने कॉन्ट्रैक्टर के उसमें जो आरसीएम की फिगर थी वो आईएसडी में लिख दी, भूलवश, मतलब आईएसडी में फिगर हो गई, तो उसका क्या करें, उसको वहां से डिलीट मार के? नहीं नहीं, कब कब करी आपने? अभी इसी मार्च में, मार्च में करी थी? मार्च की मार्च के रिटर्न, तो एनुअल रिटर्न में रेक्टिफाई कर लीजिएगा उसको, एनुअल में रेक्टिफाई और करेंगे तो वहां क्लेरिफिकेशन तो, लगा दीजिएगा साथ में। बट सर वहां प्लस नहीं हो रहा ना, फिर वहां तो हमारा माइनस में आ जाता है आईटीसी में उधर ऊपर। रिकंसिलेशन, मैनुअल रिकंसिलेशन ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। ऑप्शन ही नहीं है ना आपके पास, अवेलेबल ही नहीं है कुछ जी ऑप्शन, जी एनुअल में सर, डाल दीजिएगा उसको। ठीक सर, थैंक यू। वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर, मेरा एक सवाल था कि मैं पार्ट हम्म। पीरियड में कंपोजिशन में था डीलर, एक क्वार्टर के लिए कंपोजिशन में था और बाकी जो है रेगुलर में रहा, उसका टर्नओवर दोनों कंपोजिशन में मिला करके सर मैं 2 करोड़ के कंपोजिशन का ऊपर है। रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, मैं थोड़ा माफी चाहूंगा क्योंकि सर मेरा एनुअल सही है, हाँ। 9 सही है। हम्म। यदि मेरा जीएसटीआर 4 तो मैंने एनुअल फाइल कर दिया, करेक्ट। लेकिन 9 फाइल नहीं किया, जी। उसमें 2 करोड़ से कम है मेरे रेगुलर में। पूरे साल में जी, पूरे साल में। 2 करोड़ से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर तो कंपोजिशन का भी टर्नओवर उसमें सम्मिलित होने से तो 2 करोड़ से क्रॉस कर जाएगा। फिर आपको करना पड़ेगा सर, पूरे साल की टर्नओवर गिनी जाती है सर, ओके। वो आप बेटर भी, ज्यादा पेनल्टी भी नहीं लगी होगी, आप डाल दीजिएगा अभी। राजेश भाई, इसका बढ़िया जवाब तो रुपेंद्र टंडन जी दे देंगे। वो वही मैं कहने बहुत वाला दिन था कि बाद आए। रुपेंद्र दंड जी आ गए। हाँ, रुपेंद्र टंडन जी आ गए, बहुत दिन बाद आए। रुपेंद्र दंड जी, आज आप आपका पढ़ाओ स्वागत रुपेंद्र है। जी। एक रुपेंद्र जी, सवाल आप आपका जवाब, प्रतीक्षा आप कर रहा जवाब है। दो। आप नमस्कार जवाब नमस्कार दो। सर। नमस्कार, आज आप जवाब दो सर का। राजेश सर एक सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए आप। सर जितना मैंने क्वेश्चन सुना उसके सामने वो एग्रीगेट टर्नओवर तो फिर होल होल ऑफ द ईयर गिनेगी, चाहे वो कंपोजिशन पीरियड में थी चाहे वो उसमें थी, वो जीएसटी में तो रजिस्टर्ड थे ना, रजिस्टर्ड पर्सन की जितनी टर्नओवर होगी वो उसके हिसाब से इनको जीएसटी 9 भरना पड़ेगा, तो उनकी ग्रोथ टर्नओवर 9 उससे ऊपर होगी मेरे हिसाब से। सर ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए था, 200 रुपये पर डे के हिसाब से क्या पेनाल्टी भी इसमें आएगी? हाँ जी सर, वो तो लगी रही है वो, अगर आप देखो, अगर आपको इस साल का भरने दे रहा है, क्योंकि इसकी पेनल्टी तो 0.5% डाली है जो 25% होगी, अगर वो आपको भरने दे रहा है अगले साल का, नहीं तो भरने नहीं देगा, अगर आपका पिछला मैंडेटरी हुआ तो, नेक्स्ट ईयर का ही नहीं भरने दे रहा। नहीं, वो पूछ रहे 23-24 का बात करना चाह रहे हैं। अरे 23-24 का है 23-24 की सर सर, वो कह रहे हो ना पेनल्टी लग रही लगेगी ना इनको सर। चलो 200 रुपये पर डे वाली चलेगी आपके ऊपर बस। हाँ 200 रुपये वाली, और 0.25 टर्नओवर के सर हिसाब वो से। 9C के लिए 0.25 9C के लिए है। सर नहीं सर, 9C की पहले वो होती थी 25,000, उसकी पेनल्टी ऐसे अब वो भी शुरू हो गई, अब 9 और 0.25% है 9C 9C के दोनों लिए, को शुरू इकट्ठा से कर थी वो, दिया। पहले से थी पहले वो। सिर्फ 9 की लगती थी पेनल्टी, 200 रुपये पर डे की, 9C की पेनल्टी ऑटोमेटिक 9C नहीं की थी। 0.25% ऑफ टर्नओवर थी वो वो ऑडिट की। वो 129 उसमें जाके 125 की उसमें पेनल्टी लगनी थी, इसमें नहीं थी। तो मेरा भी इसके साथ ही क्वेश्चन है 9 का, पेट्रोल पंप वाले की इसमें क्या मतलब? सर पेट्रोल पंप के केस में वैट लगता है, बट उनको जीएसटी भी आइटम होते हैं काफी,
उसकी टर्नओवर के अंदर टोटल, इसके ऊपर काफी डिस्प्यूट चल रहा है, काफी लोगों से हमारी कॉन्ट्राडिक्शंस काफी आ रही हैं। वो शेड्यूल 3 के आइटम आता है जो है नॉन जीएसटी आइटम हो गया आउट कट ऑफ ऑफ। द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि उसको टोटल कंसीडर करके ही आगे चलें, बिकॉज उसके अंदर कॉलम आता है नॉन जीएसटी आइटम आपको डालना पड़ता है 9 में, और 9 की टर्नओवर को कंसीडर करेगा वो। और वो एग्रीगेट टर्नओवर में उस चीजों को छोड़ने को भी तो कह रहा है ना सर। नहीं, नॉन जीएसटी आइटम को कहीं नहीं कहा है नॉन उसको। जीएसटी आइटम को सर नील शेड्यूल रेटेड को लेगा, वो नील रेटेड को लेगा, नॉन जीएसटी को नहीं लेगा। लेकिन इसके ऊपर बहुत कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है अभी, हाँ, बहुत वो कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है। डिपार्टमेंट की तलवार किसी तरफ भी चल सकती है, मतलब वो वाला हिसाब। डिपार्टमेंट तलवार नहीं सर, प्रोफेशनल में ही आपस में काफी मतभेद है। हाँ, वो तभी तो सर मैंने क्वेश्चन पूछा ना सर। हाँ, उसी के लिए बेट एडवाइस तो यही है कि आप 9C और 9 को उसी हिसाब से कंसीडर करके चलिएगा। रिसेंटली आई आई वन ऑफ माई क्लाइंट वो आया, उसने आज तक भरी ही नहीं। तो पंगा तो यही है ना कि आज शुरू करता हूँ तो पिछला पिछला शुरू करता हूँ अगला, तो इतने साल आपकी बात सही है, आज से भर कोई भी दीजिए, पेट्रोल पंप की पीछे 8-10 जाएगा। करोड़ से कम सेल है नहीं। सर आज भर दीजिएगा, जो लाइब्रेरी आगे कभी ना कभी तो आपको भरनी पड़ेगी, क्लैरिफिकेशन आएगा, तो बेटर आज से भरना शुरू कर दीजिएगा। 21-22 तो टाइम बारिंग हो ही चुका। 21 तो टाइम आ रहा नहीं सर, 74 के लिए रह गया है, 74 के लिए बट रहे। 74 9 पे ये 74 में अप्लाई नहीं नहीं जाएगा। करेंगे वो। बिल्कुल। 74 तो उसमें आएगा कोई जो है आपने फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन ये सब, इन सब के लिए आएगा। ये 73 तक ही आएगा बस। वैसे 74 आ गया सर, 3.5 साल का है टाइम। चलो कोई नहीं सर, ये मतलब है डिस्प्यूट तो है ही है। ये अभी कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही है, बट एडवाइस हमारे यहाँ तो यही एडवाइस किया जा रहा है कि इसमें आप फाइल कर दीजिएगा। सेफ साइड चलिए, कहने क्योंकि का शेड्यूल सही 3 है। में वो उसको कंसीडर, क्योंकि इसमें इश्यू क्या आ रहा है, थोड़ा सा ऑफिसर्स को आइडिया नहीं है कि वो एग्जेम्प्टेड गुड्स को 42 रूल 42 43 जो लगाते हैं ना ये लोग, उसकी वजह से लोग नहीं दिखा रहे हैं बिल्कुल कि इनपुट को प्रोपोर्शनल रिवर्स करेंगे, बट शेड्यूल 3 इनपुट उसमें रिवर्सल में आता नहीं है कभी भी। जी प्लीज। चलिए एक आध क्वेश्चन और कोई करना चाहे, 5 मिनट अपने पास अभी और हैं। सर हाँ जी सर। सर अपने संगठन की ओर से अपन डिमांड कर सकते हैं कि पुराने केसेस जो एक्सपार्टी हो गए हैं, जिनके अपील की भी टाइम निकल गई है, उसके लिए एक वन टाइम कोई स्कीम निकाले सरकार, क्योंकि इसका लोगों जवाब हाँ सर देंगे। हैवी पेनल्टी वगैरह लग रखी है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसी चर्चा चल रही है सर हमारे कोरबा बार से। राजेश हम भाई लोग इस काम के लिए जो व्यापार संघ है ना, उनको आप प्रमोट करिए, उनको आप कहिए वो प्रमोट करें, क्योंकि मैं इसमें ट्राई कर चुका हूँ हाई कोर्ट में रिट दायर करके, तो हाई कोर्ट ने कहा कि आपका क्या इंटरेस्ट है इसके अंदर, जो एग्रीड पार्टी है वो करे। तो एग्रीड पार्टी है, व्यापारी है, इसमें हम एग्रीड नहीं ना, कहीं भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। व्यापार हित का सोच बहुत हो गया अब। हाँ नहीं तो हमारा हाई कोर्ट मना कर रहा है, हाई कोर्ट मना कर रहे हैं। ब्रजेश सर से जी हाँ जी सर, ब्रजेश सर नमस्कार। नमस्कार सर। सत्यन जी बोलिए। नमस्कार सर, मैं ये कह रहा सर, जैसे सेक्शन 77 हमसे, जी सर, सेक्शन 77 हमसे कहता है कि अगर हमने इंटर स्टेट सप्लाई को इंट्रा स्टेट डिक्लेयर कर दिया जीएसटी रिटर्न में, तो हम जो सही हेड की है टैक्स लाइबिलिटी वो पे कर दें, और जो रॉन्ग हेड में हमने पे कर दी उसका रिफंड ले लें। ठीक है सर, इसके लिए इंटरेस्ट हमें नहीं देना पड़ेगा, सेक्शन 54 का जो इंटरेस्ट होता है। करेक्ट। सुन पा रहे हैं सर? सुन पा रहा हूँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब मेरा सवाल ये है सर, इनवाइस तो हमने सही, ठीक है, मेरा सवाल ये है सर यहाँ पे कि जैसे इनवाइस तो हमने सही मतलब इशू करा था, बिल्कुल सही इनवाइस तो मैंने सही इशू करा के मैंने सी और एस चार्ज करा, जी हाँ, सिर्फ रिटर्न में मैंने गलती करी है ना सर? सर रिटर्न में गलती नहीं, आपने पेमेंट तो में यहाँ पे गलती ये करी है। जो सेक्शन, हाँ मतलब रिटर्न के पेमेंट में जब जीएसटीआर 3B में हम लाइबिलिटी डिक्लेयर पे कर रहे थे, वहां पे मैंने गलती करी है। तो ये सेक्शन 77 यहाँ पे हमें हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि अगर ये कह रहा है, मेरे हिसाब से ये यहाँ तब लागू होगा
कि जब हमने उस सप्लाई को ही इंट्रास्टेट माना हो, यानी इनवाइस में भी मैंने गलती करी हो, इनवाइस में मैंने आईजीएसटी चार्ज करना था और मैंने सी और एस चार्ज करा, तब तो ये 77 मुझे हेल्प कर रहा कि आप सही हेड का पे करके और इंटरेस्ट मत पे करिए और रॉन्ग हेड वाला रिफंड ले लीजिए। लेकिन अगर मैंने इनवाइस पे तो सही वैल्यू में सही जगह पे ट्रीट करा था, उसको इंट्रास्टेट को इंट्रास्टेट ही मान के उस पे इनवाइस पे जो टैक्स चार्ज करा वो इंट्रास्टेट के हिसाब से सी और एस ही चार्ज करा, लेकिन जब लाइबिलिटी डिक्लेयर कर रहा था तब मैंने उसको आईजीएसटी में पे कर दिया। सेक्शन तो क्या मुझे 77 देखिए इंटरेस्ट की पेमेंट के लाइबिलिटी लिए है, आएगी किसके सर? लिए है? सेक्शन यहाँ 77 कह रहा है वो पेमेंट के लिए कह रहा है, किसके लिए कह रहा है? अब अगर हम इसको देखें सर, 77 मेरे सामने है, यहाँ पे कह रहा है रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज पेड द सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स और एज द केस में बी द सेंट्रल टैक्स एंड द यूनियन टेरिटरी टैक्स एनी ट्रांजेक्शन कंसिडर्ड बाई हिम टू बी एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। हमने उसको गलत ट्रीट कर लिया, इंट्रा स्टेट को सर, उसमें इंटर टैक्स स्टेट ट्रीट पेड कर है लिया, सर, लेकिन उसमें मैंने वर्डेड वहां पे जब इनवाइस इशू करा था तो मैंने ट्रीट तो सही करा। सर इन्होंने इनवाइस इशू के लिए बोला ही नहीं है इससे, भाई मैं कह रहा हूं उन्होंने टैक्स पेमेंट के लिए आपको बोला है, जी टैक्स पेमेंट के लिए बोला है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि टैक्स पेमेंट में जो आपने जीएसटी नहीं, वो ये भी तो कह रहे हैं सर, 3B में डिक्लेयर किया है आपने। यहाँ पे सर देखिए वो जी जी बताइए सर, बताइए, आपकी आवाज कट रही है। जी जी यहाँ पे देखना सर, यहाँ पे यही वर्डिंग में थोड़ा सा मुझे वो हो रहा, बताइए। ट्रांजेक्शन कंसीडर्ड बाई हिम टू बी एन इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो कि मतलब इंट्रा स्टेट होनी चाहिए थी, हमने उसको कंसीडर कर लिया वहां पे। तो ये हम ओरिजिनल सप्लाई पे जब हम मान रहे थे, जब हम इनवाइस इशू कर रहे थे, तब हम तो मुझे इंट्रा स्टेट ही कंसीडर कर रहे थे, उसे इंटर स्टेट कंसीडर नहीं कर रहे थे। तो अगर बिल्कुल सही इसके कह रहे हैं हिसाब सर। से मैं जाना चाहूँ तो अभी यह है हो क्या रहा सर, मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों आ रहा मेरे पास, क्योंकि मैंने इनवाइस तो सही इशू करा। बिल्कुल सही है। ऑफिसर का कहना ये है कि आपने अगर उसी समय इनवाइस में ही अगर इसको इंटर स्टेट ट्रीट किया होता, मतलब आपने आईजीएसटी चार्ज किया होता इंट्रा की जगह, तब तो आपको इंटरेस्ट नहीं करना था, हम आपका मान लेते। लेकिन यहाँ 77 में वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने यहाँ पे उसको इनवाइस में जब आप नहीं इशू नहीं कर सर, रहे थे, अब तब उनको आपने नहीं नहीं उसको सही। उनको इस तरह से हाँ मत बताए, उनको बोलो सिर्फ सेक्शन 77 कर रहा है कि पेमेंट ऑफ टैक्स से मतलब है 77 में। अगर मैं पेमेंट ऑफ जी टैक्स गलती से सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी या आईजीएसटी सीजीएसटी का एसजीएसटी गलत हेड में कर गया हूं, तो उस केस में इंटरेस्ट जी नहीं चार्ज होगी, आप अपना रिफंड क्लेम करिएगा, उधर टैक्स जमा करा दीजिए, सिर्फ बिकॉज एक्सचेकर का कोई टैक्स लॉस नहीं हुआ है इस केस में। तो अच्छा, इवन अगर आप जो आगे अपील में भी तो जाएंगे, मतलब जो वर्डिंग, हाँ ट्राइब्यूनल अपील में भी जाएंगे ना, वहां भी बेनिफिट मिल जाएगा, इवन ठीक आपको है, रिफंड अप्लाई मत करिएगा, हाँ क्योंकि सर्विस टैक्स में मतलब हम उसका ये मान लें कि हमने कंसीडर्ड, आपने जी पेमेंट सर, जो मतलब किया मैं है। ये मान लूं कि वो मैंने कंसीडर तो इनवाइस काटते समय सही करा, कंसीडर जो करी है इंट्रा स्टेट को वो मैंने सही कंसीडर करी, लेकिन पेमेंट के समय जो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्डिंग करेक्ट कंसीडर्ड जो लिखी हुई है, करेक्ट वो एज ए टाइम ऑफ पेमेंट के लिए लिखा हुआ है ना सर? करेक्ट 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 करेक्ट, ये ठीक ठीक पेमेंट के लिए है, मतलब ठीक, सेक्शन थैंक यू। 77 पेमेंट से मतलब है। यस सर। और किसी को सवाल हो भाई का? हेलो। एक सर एक नया भी जून में ही सर्कुलर भी आया था, उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सर्च सर्वे केस में या किसी भी इंक्वायरी केस में डिन नंबर जरूरी नहीं है, नोटिस या समन के ऊपर कोई डिन नंबर डला हो, तो हम उस चीज के लिए काफी आर्ग्यू करते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये अभी एक लेटेस्ट अमेंडमेंट है, जून का ही है होने को। तो रिपीट कर सर, इसको क्या कह रहे हैं आप? डिन नंबर जरूरी नहीं है? ऐसा है, यूडिन जनरेट करना हो तो किसी भी ऑफिसर को नोटिस इशू करते समय, बट जून में भी इन्होंने सर्कुलर जारी किया है अपना, सर्च के केस में या कोई इन्वेस्टिगेशन के केस में जरूरी नहीं है कि उस पर यूडिन नंबर आपका डिस्प्ले हो।
ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। इसके पीछे हम काफी आर्गू करते हैं कि समन आपने इश्यू किया, आपने एंटीविजन का समन इश्यू किया, या फिर आप सर्च हुई उसका समन इश्यू किया, या उसके अरेस्ट के लिए समन इश्यू करा, उसके ऊपर यूडी नंबर नहीं डला हुआ था, ये वैलिड नहीं है। थोड़ा सा लेटेस्ट अपडेट है। ब्रिटिश सर, एक जरा क्वेश्चन है, प्रकाश रोहरा जी हैं बीना में भोपाल से, कि सर रिवर्सल के बारे में पूरा बता दीजिए, टेम्परेरी और परमानेंट के बारे में। सर आईटीसी रिवर्सल परमानेंट कैसे होती है, विस्तार समझा दीजिए। सॉरी सर, आज मेरा माइक चालू नहीं है, इसलिए कर में मुझे सवाल लिख के पूछना पड़ रहा है। सर आईटी टेम्परेरी रिवर्स आईटीसी होती है, वो होती है जैसे कि 180 डेज के लिए रूल 37 के हिसाब से जो आईटीसी होती है, रिवर्सल होती है। या फिर आपके पास गुड्स नहीं आया, सपोज करो 31 मार्च को आपके पास इनवॉइस तो आ गया, आपके 2B में आ रहा है, बट आपके जो गुड्स आपके पास आए नहीं अभी तक, तो टेम्परेरी रिवर्स करके नेक्स्ट डे में ले लेंगे। अभी तो क्या आपके पास आईएमएस का ऑप्शन आ गया, उसमें एक्सेप्ट करेंगे या उसको डेफर्ड करेंगे, लेकिन रूल 37 टेम्परेरी के लिए आता है, टेम्परेरी रिवर्सल होता है। परमानेंट रिवर्सल तो जैसे रूल 42 43 का रिवर्सल हो गया, वो परमानेंट रिवर्सल हो गया, या 17(5) का रिवर्सल हो गया, वो परमानेंट रिवर्सल हो गया। प्रकाश जी लिख के बता दीजिए, समझ में आया नहीं आया? तो इसमें प्रकाश एक चीज और ऐड कर देता हूँ इसमें। जब वो अगर वो 3B के रिगार्डिंग बोल रहे हैं टेम्परेरी रिवर्सल, तो जब वो उसमें रिवर्स करेंगे ना 42 में, तो वो उसकी एक अलग से लेजर बन गई है, नीचे अलग बन जाता है, रिवर्सल एंड रिक्लेम लेजर। तो वो उसका एक तरह से आप समझो को क्रेडिट अवेलेबल है, वो खत्म नहीं हुआ। जो ऊपर वाले में करेंगे जैसे सर ने बोला है 42 43, जिसमें 17(5) और इसमें वो 100 - 10 90 रह जाएगा। उसमें 100 - 10 90 तो रहेगा, पर वो आप उसको रिक्लेम कर सकते हो, वो नीचे अलग से कॉलम दे दिया आपको, रिक्लेम सब्सिक्वेंट रिटर्न में कर सकते हो। वो रिटर्न में पार्ट ए और पार्ट बी का हिसाब से मल्टीपल करना थिंग्स है। पड़ेगा अगर ये आपको। रिटर्न के बारे में पूछ रहे हैं तो जी हाँ सर, वो पूछ रहे हैं कि क्योंकि सर मैंने ये क्लैरिटी नहीं की कि वो किस रिवर्सल परमानेंट और टेम्परेरी किसके लिए पूछ रहे हैं। नहीं, अभी भूपेंद्र भाई ये जी पूछ रहे हैं कि सर डैशबोर्ड में दिखता है टेम्परेरी रिवर्सल 3B 3B के रिगार्डिंग ही पूछ रहे वो हैं सर, 3B का ही 3B है, के 3B का ही है। रिगार्डिंग। बिल्कुल। फिर यही चीज है कि सर ने बिल्कुल, ब्रजेश सर ने सही, बिल्कुल ठीक बोला है। वो कह रहे हैं G3B के बारे में ही। और किसी कोई सवाल हो? सर इसमें एक चीज और है, जैसे कि आरसीएम लाइबिलिटी हम अगर पे कर देते हैं और उसकी आईटीसी क्लेम नहीं करते हैं, तो वो आरसीएम वाले कॉलम में स्टैंड पोजीशन में हमारे पास दिखाता है कि ये आप क्लेम कर सकते हो, है ना सर? बिल्कुल। तो मैं इसमें एक चीज ये पूछना चाह रहा था सर, कि मान लीजिए कोई हमारी जो आरसीएम की लाइबिलिटी है और हमारी फर्दर सप्लाई जो भी है वो एग्जेम्प्टेड है, तो हम पहले क्या करें कि आरसीएम की आईटीसी क्लेम कर लें और फिर आईटीसी 42 क्लेम करके 43 फिर वाले उसको में रिवर्स रिवर्सल? करिएगा। जी जी ये इसके लिए काफी नोटिस, एमपी में तो सबसे ज्यादा नोटिस इशू हो रहे हैं इसके लिए, जी सर। और स्टेट में फिर मुझे सर मैं आइडिया एक नहीं, चीज, बट एमपी में सबसे ज्यादा नोटिस इशू कर रहे हैं कि आप उसको रिवर्स करिएगा। जी जी, तो नहीं नहीं, वैसे भी अगर सर हम अब आरसीएम की अगर हम आईटीसी क्लेम कर लेते तो फिर जो लेजर बन के आ रहा है ना वहां पे स्टैंड पोजीशन में अब वो दिखाता यस है ना हमें। यस सर। तो किसी बात के तो किसी अब पहले तो क्या होता था कि मान लीजिए हमें क्लेम नहीं करनी है क्योंकि वो एग्जम्प्ट में यूज हो रही, तो हमने पे तो कर दी, क्लेम नहीं जी हाँ करते थे हम। जी हाँ लेकिन अब ये जब वो लेजर भी बना दिया है और वो सर्कुलर भी इश्यू करा था उनने कि आप लेके रिवर्सल करें ताकि हम प्रोपोर्शनेटली जी हाँ, स्टेट और सेंट्रल में सेंट्रल में आपने डिवाइड कर लें उस डिस्ट्रीब्यूट, आईटीसी को, जी हाँ इसलिए उनने करा था। पर मैं बिल्कुल। सर एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम कंपनीज जब डीजल पेट्रोल की डिलीवरी के लिए जो डिलीवरी व्हीकल यूज करती हैं, चाहे वो खुद पेट्रोल पंप ऑनर के हों या कुछ भी हो ना, फ्री डिलीवरी करके देती हैं, तो वो क्या करती हैं कि आरसीएम में उस पर टैक्स खुद पे कर रही हैं, जैसे बीपीसीएल को ले हम करेक्ट। कर रही है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि वो जब वो उनकी सप्लाई फर्दर नॉन जीएसटी है, वो नॉन जीएसटी प्रोडक्ट को अपने पेट्रोल पंप डीलर के पास भेजने के लिए दे रहे हैं, तो फिर वो आरसीएम में जब पे करते होंगे तो फिर क्या वो भी रिवर्सल करते हैं क्या साइट? करते हैं सर, वो रिवर्सल करते तो हैं, फिर वो बट मैं तो फिर वो उनने इसमें एक लेकुना है। हाँ लेकिन ये है कि वो
रिवर्सल के लिए कौन सा कहता है? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है आपके लिए। 17.5 कहीं पे ब्लॉक करता नहीं है। 42 हाँ 43 नॉन जीएसटी आइटम को कवर नहीं करता कभी भी। सर, अगर उधर हम देखें जो एग्जाम या नॉन जीएसटी को, वहां पे वो उसको यही तो मान रहा है सर, नॉन जीएसटी को मतलब जो एग्जाम्प्ट की तरह। ना तो फिर सर, दोनों सर हम फर्क भी है, अगर ऐसा करें दोनों कि फर्क। जहाँ नॉन पे, जीएसटी आइटम पे रिवर्सल नहीं है, हाँ प्रोपोर्शनेट नहीं करते कभी नॉन, लेकिन करना तो चाहिए, फिर तो इसको सर रिवर्स करना मैं ये चाहिए कहना चाह रहा हूँ जी। क्यों कहना? फिर तो सर जैसे हम पेट्रोल पंप डीलर हैं, हम्म हम पेट्रोल पंप डीलर हैं और हमने एलएफआर की सर्विस जो ली है और वो हमारी 2B में आती है आईटीसी। तो हम्म चूंकि हमारी तो सप्लाई नॉन जीएसटी की है, इस वजह से हम उसको रिवर्सल कर देते हैं। तो फिर वो आईटीसी हम क्या एक्यूमुलेट कर लें क्या फिर, अगर जब वो नॉन जीएसटी को आप ये नहीं मान रहे, वो सर 42 के सर प्रोपोर्शनेट उस में नहीं मान रहे जब हैं क्योंकि वो अधिकतर नॉन लोग, जीएसटी सप्लाई। आपकी बात सही है, अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए, जितने पेट्रोल पंप वाले हैं अधिकतर वो उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जी इनपुट ले ले रहे हैं बट उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, कैरी फॉरवर्ड करते आ हाँ रहे हैं कि जिस मोमेंट पे इसका क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। इन्होंने पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने दिल्ली ने रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, अच्छा। उसका क्लैरिफिकेशन का ही वेट कर रहे हैं अभी। तो आप उसको इनपुट को तो इतना लीजिएगा। लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया सर, मतलब जी हाँ। सर अभी चल रहा है, ये इशू चल रहा है, अच्छा अभी ये चल रहा है। प्रैक्टिकली यही कर रहे हैं दिल्ली में, तो उसका इनपुट ले रहे हैं। तो फिर उस हिसाब से सर, तो फिर उस हिसाब से तो बीपीसीएल कंपनी उसको अभी भी रिवर्सल नहीं कर रही होगी ना सर आरसीएम में, अगर वो नॉन जीएसटी सप्लाई के लिए वो व्हीकल यूज कर रहे हैं और आरसीएम में वो पे कर रहे हैं। तो फिर वो 42 43 या 75 में कहाँ फिर रिवर्सल कर सर रहे हो, वो भी सर ले वही रहे मैं कह होंगे रहा ना हूँ, सर आईटी से 40 तो। ये ना तो 42 हाँ 43 में रिवर्सल होता है ना 75 में रिवर्सल होता है। आप इस इनपुट को लीजिएगा बट अवेल मत करिएगा, यूटिलाइज मत कीजिएगा। अवेल कर लीजिएगा, जी जी यूटिलाइज मत सर, कीजिएगा। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू और सर, जब आपको थैंक 9 यू। डालेंगे ना, 9 में क्लैरिफाई कर दीजिएगा इसको। चलिए सर, आयुष सर बहुत देर आज से के वेट हमारे कर रहे हैं। आयुष सर आ गए हैं, आज के जो मुख्य वक्ता हैं सरस्वती श्री आयुष अग्रवाल जी का हार्दिक स्वागत है सर। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सर। प्लीज सर अपना माइक्रोफोन अपना अनम्यूट कर दें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। बिल्कुल सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा छतरपुर मध्य प्रदेश से श्री शैलेश विश्वकर्मा जी से पहले हमारे आज के मुख्य वक्ता सरस्वती पुत्र श्री आयुष अग्रवाल जी का परिचय दे दें, उसके बाद सर रिक्वेस्ट करेंगे अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। सर नमस्कार, मैं शैलेश विश्वकर्मा छतरपुर मध्य प्रदेश से। जीएसटी का ऐसा विषय है सर, अगर कोई बात शुरू हो जाए तो वो आगे बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती है। अब 10 मिनट से मैं देख रहा हूँ वेट कर रहे हैं अपने बारी का, लेकिन थोड़ी मजबूरी ये हो जाती है, जैसे कोई क्वेश्चन आया रहा है, जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता, जब तक वो क्वेश्चन खत्म नहीं होता सर। इसमें सब लोग अपने अपने उद्बोधन भी देते हैं और अपने अपने मत भी रखते हैं। तो अब आपकी प्रतीक्षा थी, तो आप आ गए हैं। अब आपका परिचय दे दूँ सबसे पहले। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट भी हैं, आपने एफसीए, एलएलबी और बीकॉम ऑनर्स किया है। अवनेश ग्रुप के आप संस्थापक हैं। आपकी विशेषज्ञता है कि आप अप्रत्यक्ष करों के संबंध वाद विवाद और परामर्श देते हैं, ऑडिट भी करते हैं। जीएसटी ड्यू डिलिजेंस और अनुपात समीक्षा भी आप करते हैं। पिछले 1 दशक से आप अप्रत्यक्ष कर के इस क्षेत्र में विशेषज्ञता अनुभव है। आप भारत के प्रमुख विधि फर्म हैं जो AK बत्रा एंड कंपनी, लक्ष्मी कुमार एंड श्रीधन LKS, दोनों फर्मों में अपने कार्यकाल में जो आपने कार्य किया उसके लिए अमूल्य योगदानों के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से व्यापक रूप से पहचाना जाता है। आपने इस कैरियर के दौरान बहुराष्ट्रीय ग्राहकों को जीएसटी, कस्टम, FTV यानी विदेश व्यापार नीति से संबंधित मामलों में बहु विशेष परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं और विविध कानूनी मुद्दों पर अपने मत दिए हैं। आपने एयरलाइंस, रियल एस्टेट, FMCG, हॉस्पिटैलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, आयरन एवं स्टील आदि के क्षेत्रों में आपने कार्य किया है। आपका कार्य करने का जो दृष्टिकोण है वो निरंतरता और समयबद्धता पर आधारित है, ताकि जो आपके कस्टमर हैं उनकी आवश्यकता के अनुरूप सर्वोत्तम समाधान उनके समय पर प्राप्त हो। समाधान केंद्रित दृष्टिकोण में विश्वास रखते हैं आप। जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा नवीन विचार प्रस्तुत रखते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में उनका सफर CA आर्टिकलशिप कार्य के दौरान शुरू हुआ,
जहां पर आपने तकनीकी दक्षता को विकसित किया, समय सीमा के भीतर उत्कृष्ट कार्य करने की दृढ़ प्रतिबद्धता स्थापित की, विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष अपने ग्राहकों के मामलों का प्रभावी रूप से प्रदर्शित करने में उनका रिकॉर्ड उल्लेखनीय है। आप कई मामलों में उल्लेख प्रतिष्ठित विधि पत्रिकाओं से आपका जो वो फैसले हैं या जो कुछ विचार हैं प्रकाशित हुए हैं, आपकी वकालत कौशल और विशेषज्ञता इस चीज़ का प्रमाण है। पेशेवर कार्यों से अलग आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और विभिन्न मंचों के द्वारा आयोजित सेमिनारों और वेबिनारों में वक्ता के रूप में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। आपका यह योगदान आपके ज्ञान का साझाकरण और उद्योग जगत के विचार विमर्श करने को समृद्ध करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आयुष अग्रवाल जी की विशेषज्ञता और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण के साथ फर्म अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में अद्वितीय परामर्श सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप अपने ग्राहकों की जटिलताओं को और आत्मविश्वास समझ सकें, ऐसा अपने उद्देश्यों की सफल प्राप्ति कर सकें। ये आपका संक्षिप्त परिचय था। और आप जैसा देख रहे थे थोड़ी देर पहले तक कि हम किसी विषय पर जब बात कर रहे थे तो वो समाधान की ओर ही अग्रसर रहता है। तो आपसे निवेदन है कि आज जो आप विषय ले रहे हैं जीएसटी में जो विभिन्न इम्प्लीमेंट आए हैं वो विषय है आपका। इसके अतिरिक्त अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा सर। और आपसे निवेदन है कि आप अपना उद्बोधन शुरू करिए। आदरणीय आयुष अग्रवाल जी। धन्यवाद बहुत बहुत शैलेश जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हर्ष जी का और पूरी उपकास की टीम का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरे को इस मंच पर आमंत्रित किया मेरे विचार प्रस्तुत करने के लिए। सर हमारा सौभाग्य है, जैसे हमें मेरे को लगता है कि मैं आप सबके बीच में सबसे यंग हूँ, तो मेरे को तो लगता है मैं यहाँ से जो भी बोलूंगा मैं सब बस सीख के ही जाऊंगा यहाँ से। क्योंकि जीएसटी, जैसा कि शैलेश जी ने बोला कि इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी में प्रश्न आ जाए तो जब तक उसका हल ना मिले तब तक इंसान को संतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन जीएसटी अपने आप में एक लॉ ऐसा है कि इसमें प्रश्न ही प्रश्न है, मेरे हिसाब से उत्तर तो कुछ है नहीं। तो किसी प्रश्न का उत्तर अगर हम ढूंढने बैठते हैं तो 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, कितना टाइम लग जाए हमें नहीं पता। तो इसी तरीके से आज का मेरे का जो टॉपिक है, जो मेरे को रिसेंट इंपॉर्टेंट केस लॉज, जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज मुझे लगते थे जीएसटी में है, मैंने उसकी एक छोटी सी पीपीटी बनाई है। मैं स्क्रीन शेयर करके उसको एक बार आप सबके सामने एक बार ये मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर। जी सर। तो शुरू करते हुए ये टॉपिक जो है आज का, या इंपॉर्टेंट केस लॉ को भी मैंने 4-5 पार्ट में डिवाइड किया है कि आजकल प्रैक्टिशनर्स या कंपनी इंडस्ट्री ज़्यादातर क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जीएसटी के अंदर जो फेस कर रही हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी मैं अपनी मेहनत से थोड़े बहुत केस लॉज इकट्ठे कर पाया, मैंने उसको कंपाइल किया है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कंपनियां परेशान है वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स या पैरेलल प्रोसीडिंग्स हम जिसको बोलते हैं। कि क्या सबसे पहले क्वेश्चन आता है, क्या स्टेट डिपार्टमेंट और सेंट्रल डिपार्टमेंट दोनों एक साथ एक ही ईयर का एक ही नोटिस दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? क्या स्टेट डिपार्टमेंट और जीएसटी और सेंट्रल डिपार्टमेंट दोनों एक साथ पैरेलली अपनी प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हमने बहुत बार सुना है कि पहले एंटी इवेजन वाले आए, डीजीजीआई वाले आए, वो रेड करके गए, सर्च करके गए, समन दे के गए, और 1 हफ्ते बाद स्टेट वाले आ गए, उन्होंने अपने समन दे दिया, अपना शो कॉज नोटिस दे दिया। तो क्या दोनों, कब तक एक एसएससी, कब तक एक टैक्स पेयर दोनों ही डिपार्टमेंट को, दोनों ही ऑफिसर को सेम इन्फॉर्मेशन देता रहे, और सेम इन्फॉर्मेशन देके कब तक किसका वेट करे कि कौन सी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी और कौन सी प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ेंगी? इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्मर सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीजीएसटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि एनी प्रोसीडिंग्स वर्ड जो हमारे सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में यूज हुआ है, एनी प्रोसीडिंग्स इन द सेम सब्जेक्ट मैटर, इन दोनों वर्ड जो हमारे सेक्शन में यूज हुए हैं, इसका क्या मीनिंग होना चाहिए? क्या सेक्शन 70 के अंदर जो मुझे समन आया, क्या मैं उसको प्रोसीडिंग बोल सकता हूं? क्या सेक्शन 65 के अंदर मेरे पास
जो ऑडिट का नोटिस आया, क्या मैं उसको प्रोसीडिंग बोल सकता हूँ, या केवल मैं शो कॉज नोटिस को ही एक प्रोसीडिंग्स बोल सकता हूँ? इस केस की भी अपनी एक हिस्ट्री है। दिल्ली हाई कोर्ट में पहले ये केस था, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया था, ये बोलते हुए कि इस केस में कि सीजीएसटी ने जो समन दिया है वो वैलिड है, भले एसजीएसटी ने आपको पहले से ये शो कॉज नोटिस दे रखा हो। तो इस केस के फैक्ट सबको पता ही है क्या थे कि एसजीएसटी अथॉरिटी ने ऑलरेडी सेक्शन 73 में एक 1.24 सीआर का शो कॉज नोटिस दे दिया था, जिसमें केवल दो एलिगेशन थे। एक था अनडिक्लेयर्ड टर्नओवर, कि आपने जो अपना टर्नओवर दिखाया है वो कम दिखाया है, और आपने जो एक्सेस आईटीसी लिया है वो आईटीसी ज्यादा लिया है जितना आपके 2A या 2B में आ रहा है। वो शो कॉज नोटिस आ गया, असेसी ने उसका ड्यूली रिप्लाई भी कर दिया, जो भी उसको रिप्लाई करना था, जो भी उसको ठीक लगा। उस शो कॉज नोटिस की प्रोसीडिंग्स खत्म ही नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हियरिंग भी नहीं हुई थी। उससे पहले ही सीजीएसटी डिपार्टमेंट से एक समन आ गया सेक्शन 70 में, जिसमें उन्होंने सेम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगे, सेम सेट ऑफ इंक्वायरी करना चाहिए। असेसी चला गया दिल्ली हाई कोर्ट कि जब मेरी ऑलरेडी पेंडिंग एक प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है स्टेट जीएसटी के सामने, तो सेंट्रल जीएसटी भी सेम प्रोसीडिंग्स मेरी शुरू नहीं कर सकती। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया और बोल दिया कि जो भी सेंट्रल जीएसटी ने प्रोसीडिंग शुरू करी है वो एकदम करेक्ट है, और सेक्शन 70 में जो समन आया है आपको उसका रिप्लाई करना पड़ेगा। तो असेसी चला गया फिर सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सर ये जानना हमें कि एनी प्रोसीडिंग्स वर्ड क्या मतलब है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लियरली बोला एनी प्रोसीडिंग्स का मतलब होगा जब आपको शो कॉज नोटिस इशू हो जाए। शो कॉज नोटिस का मतलब है क्या होता है, शो कॉज नोटिस में आपकी एग्जैक्ट डिमांड आती है कि आपसे कितनी डिमांड डिपार्टमेंट रिकवर करना चाह रहा है, किस बेसिस पे करना चाह रहा है। बेसिस मतलब कि उसके अंदर एलिगेशंस क्या है, कि वो क्या कह रहा है कि आपने ज्यादा आईटीसी ले लिया, आपने टर्नओवर कम डिक्लेयर कर दिया, आपने ई वे बिल या जीएसटीआर 1 में डिफरेंस था। वो एकदम विस्तार में पूरा शो कॉज नोटिस बनाता है। और जब शो कॉज नोटिस सामने बन के आता है तब समझ में आता है कि असेसी ने क्या क्या गलतियां कर रखी हैं डिपार्टमेंट के नजरिए में। वो गलती है या नहीं है वो बात का मुद्दा है, बट डिपार्टमेंट के नजरिए में डिपार्टमेंट को क्या क्या वो गलतियां मिली। उससे पहले अगर सेक्शन 70 में कोई समन आता है तो वो केवल एक इंक्वायरी है। सेक्शन 70 भी वर्ड इंक्वायरी यूज करता है, और इंक्वायरी और प्रोसीडिंग्स वर्ड आपस में सिनोनिम्स नहीं है। सिनोनिम्स का मतलब है कि इंक्वायरी और प्रोसीडिंग्स हम ये नहीं मान सकते कि अगर सेक्शन 70 में कोई समन आ गया हमारे पास तो हमारे ऊपर प्रोसीडिंग शुरू हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को रेफर करके, जीके ट्रेडिंग को रेफर करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब तक आप समन अटेंड नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं है कि आपकी इंक्वायरी क्या है, सामने वाले ऑफिसर के मन में क्या है, उसने क्यों आपको समन दिया। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड एक्शन है, और आपको समन में ही सब कुछ डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि आपके पीछे से हमारे पास क्या इंटेलिजेंस थी जिसके बेसिस पे हम आपको समन दे रहे हैं। अगर आपको समन मिला है तो आपको समन अटेंड करना पड़ेगा, और आप भले ही सेम डिपार्टमेंट, भले ही डिफरेंट सेम पीरियड का दूसरा डिपार्टमेंट आपको शो कॉज नोटिस दे चुका है। तो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट, ये सब एक इंफॉर्मेशन गैदर करने के तरीके हैं। एनी प्रोसीडिंग्स लॉ में कब शुरू मानी जाएंगी, जब सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में शो कॉज नोटिस आ जाएगा। उससे पहले प्रोसीडिंग्स शुरू होना नहीं माना जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया कि सेम सब्जेक्ट मैटर का क्या मतलब है। सेम सब्जेक्ट मैटर का क्लियर मतलब यह है सेम पीरियड, सेम एलिगेशन एंड सेम टैक्स डिमांड, सेम अमाउंट ऑफ डिमांड। तो आपका पीरियड भी सेम होना चाहिए। अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 है तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 ही दोनों में होना चाहिए। अगर उसने बोला कि एक्सेस आईटीसी लिया है तो दोनों ने यही बोला होना चाहिए एक्सेस आईटीसी लिया है। और अगर एक ने बोला कि आपने 1 करोड़ का एक्सेस आईटीसी लिया है तो दूसरे ने भी यही बोला होना चाहिए कि आपने 1 करोड़ रुपए का एक्सेस आईटीसी लिया है। तभी हम इसको सेम सब्जेक्ट मैटर मानेंगे। बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट अगर हम इसको पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 62B में यह भी बताया है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और इन्फोर्समेंट पावर अलग अलग हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव राइट जैसे कि रिटर्न्स को स्क्रूटनी करना, ऑडिट करना, केवल एक ही डिपार्टमेंट कर सकता है, जो भी आपका प्रॉपर ऑफिसर, जो भी जिसको भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट असाइन हुए हैं, या तो स्टेट या सेंटर। लेकिन कोई भी इंटेलिजेंस बेस्ड इन्फोर्समेंट एक्शन अगर आपको लेना है तो वो इन्फोर्समेंट बेस्ड इंटेलिजेंस एक्शन कोई भी ले सकता है, चाहे वो सेंटर अथॉरिटी हो या स्टेट अथॉरिटी हो। अगर सेंटर अथॉरिटी के पास कोई इंटेलिजेंस आया है और आपका जुरिस्डिक्शन स्टेट में फॉल करता है तो सेंटर अथॉरिटी स्टेट को लेटर नहीं लिखेगा कि आप इनके अगेंस्ट
इंक्वायरी इशू कीजिए, वो अपने आप इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी इशू कर सकते हैं। इसी का मतलब है क्रॉस एम्पावरमेंट। क्रॉस एम्पावरमेंट की पावर 6(2)A और 6(2)B में सेक्शन 6 में जीएसटी अथॉरिटीज के पास दी गई है। इसमें और भी काफी जजमेंट थे जो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किए। आरपी बिल्डकॉन था। आरपी बिल्डकॉन ये कहता था कि अगर आपका ऑडिट हो चुका है सेंट्रल जीएसटी से और एंटी इवेजन ने सेम मैटर में सेम ईयर्स का ओवरलैपिंग पीरियड का आपको समन दे दिया, तो वहां पे आरपी बिल्डकॉन ने उस समन को डिसमिस किया था, उस समन को सेट असाइड किया था, ये बोलते हुए क्योंकि आपके सेम डिपार्टमेंट नहीं, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट है बट सेंट्रल अथॉरिटी है, दोनों की दोनों अगर सेंट्रल अथॉरिटी हैं तो अगर एक ऑलरेडी ऑडिट कंडक्ट कर चुका है तो आप दोबारा से अपनी इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 70 के अंदर शुरू नहीं कर सकते। बट आरपी बिल्डकॉन पुराना केस था और दिल्ली हाई कोर्ट का केस था। नया केस आर्मा सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट का केस है विच इज द लॉ ऑफ द लैंड। तो इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। क्या मेरे एक क्लाइंट था जिसका 5 साल का ऑडिट हो गया, सेंट्रल जीएसटी अथॉरिटी ने मेरा ऑडिट कर दिया। उस सेंट्रल जीएसटी अथॉरिटी ने 2-3 पॉइंट निकाले और टोटल डिमांड करीब 10-15 लाख की निकाली और मैंने एडीटी 2 के टाइम पे वो जमा कर दी। मेरे पास एडीटी 2 आया 3 पॉइंट का 10 लाख रुपए की डिमांड का, और मेरा केस वहां पे क्लोज हो गया क्योंकि मैंने वो 10 लाख रुपए अग्री करके पे कर दिया। सेम टाइम पे क्या हुआ, 1 साल बाद मेरे को स्टेट डिपार्टमेंट से डायरेक्ट शो कॉज नोटिस आ गया सेक्शन 73 में, ये कहते हुए कि आपने इस पीरियड में आईटीसी ज्यादा लिया हुआ है अपने 2B से। अब जब मैंने एडीटी 2 देखा तो एडीटी 2 में जो 3 पॉइंट थे उन तीनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट एक्सेस आईटीसी का नहीं था। वो तीनों पॉइंट अलग थे, कोई आईएसडी क्रेडिट का था, कोई जीएसटी लेट पेमेंट का, टैक्स पेमेंट लेट का की इंटरेस्ट का था, 180 डेज के रिवर्सल का था। बट कोई भी पॉइंट एक्सेस आईटीसी का नहीं था और सेम पीरियड का मेरे पास शो कॉज नोटिस आ चुका है सेक्शन 74 में स्टेट डिपार्टमेंट से कि आपने ये आईटीसी 2A से ज्यादा लिया है, 2B से ज्यादा लिया है, आप इसको रिवर्स करिए। तो क्या ये पैरेलल प्रोसीडिंग्स है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स है, या आर्मा सिक्योरिटी ये कहता है, आर्मा सिक्योरिटी को डिपार्टमेंट फॉलो करके ये कह सकता है कि ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स नहीं है और आपको इस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करना पड़ेगा। ये एक बहुत मेजर क्वेरी है जो मैं डेली कभी कभी हफ्ते में 2-3 बार किसी ना किसी क्लाइंट से सुन लेता हूँ। कोई है मतलब हर्जी कोई इसका जवाब देना चाहेगा? किसी भाई के पास? रुपेंद्र तरण जी, रुपेंद्र तरण जी। सर मैंने तो क्वेश्चन पूछने के लिए हाथ खड़ा किया था, चलो फिर भी सर अब सर इसमें जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। वो नया नोटिस 73-74 में इशू हो सकता है, पर वो सेम इशू पर हो, मैंने मतलब हमने वहाँ प्लीड करके उसको वेट करवाए हैं और उसको कि ये पॉइंट वहाँ पर डिस्कस हो गया और उसमें जो पॉइंट हो गया उसको छोड़ के बाकी पॉइंटों पर उन्होंने उसको प्रोसीडिंग कंटिन्यू की है। मतलब मान लो एक DRC 01 में या ASM 10 में हमारे पास 10 क्वेश्चन आया है, 5 वहां पर हो चुके हैं, 5 नए आए हैं कुछ ऐसे, तो वो उन्होंने अगर टाइम बार नहीं हुए तो वो उन्होंने 5 को वहीं पर ड्रॉप कर दिया है और बाकी 5 पर उन्होंने प्रोसीडिंग। बिल्कुल ठीक बात है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ जब आपका ऑडिट होता है, ऑडिट हम सबने कराए हैं, ऑडिट में सबसे पहले डिपार्टमेंट आपका आईटीसी चेक करता है 2B से। बिल्कुल सर। डिपार्टमेंट ने मेरा आईटीसी चेक किया होगा 2B से। बिल्कुल जी। डिपार्टमेंट ने हो सकता है देखा हो हाँ मेरा एक्सेस आईटीसी है। बिल्कुल जी। अब उसने मुझसे वर्बली पूछा ये आपका एक्सेस आईटीसी है, मैंने उसको जवाब दे दिया रिकंसिलेशन बना के और वो मान गया एक्सेस आईटीसी नहीं है। बिल्कुल जी। अब जब फाइनल कंक्लूजन पे आया ऑडिट तो उसको केवल 3 पॉइंट ऐसे मिले जहां पे मैं भी मान गया कि हाँ मेरी गलती है, डिपार्टमेंट भी कहता है हाँ आपकी गलती है, तो 10 लाख रुपए हमने एडीटी 2 बनवाया, 10 लाख रुपए का मतलब एडीटी 1 बनवाया, एडीटी ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बनवाई, 10 लाख रुपए पे किया और एडीटी 2 ले लिया। अब ये स्टेट वाले को कैसे पता कि मेरा आईटीसी यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस हुआ था, प्रॉपरली मैंने रिकंसिलेशन दिए थे और मेरा आईटीसी का पॉइंट वर्बली रेज हुआ, डिपार्टमेंट ऑब्जर्वेशन दी, कोई फॉर्मल लेटर नहीं है मेरे पास उसका कि डिपार्टमेंट ने मेरे को आईटीसी ऑब्जर्वेशन दी, बस सामने सामने बैठ के मैं ऑडिट करा रहा था, आईटीसी ज्यादा था, मैंने क्लियर करा दिया। बिल्कुल सर, वही तो इशू है ना सर, वहां पर ना कोई ऑर्डर शीट बनती है, ना वहां पर वो डिस्कशन होती है, ना कोई नोट्स बनते हैं। अगर हमने कोई चीज दी हो ऐसे पर्टिकुलर की हमारा मिस मैच किया हो तो हम थोड़ा फाइट कर सकते हैं, पर वो चीज आज भी वही रहेगी, कल भी वही रहेगी, वो तो यहाँ भी डुप्लीकेट, वो कहेंगे यहाँ पर दे दो, यहाँ सेटिस्फाई होना चाहिए। नहीं सर, इसमें मेरा व्यू कुछ और है।
जी सर। मेरा व्यू है कि जब ऑडिट होती है तो 126 पॉइंट्स के उनके क्वेश्चेन आर होती है, उन क्वेश्चन आर्स के वो रिप्लाई देते हैं, उनकी ऑडिट में वो पूरा बनता है, पूरी इंक्वायरी होती है उसके लिए, हम्म और आपसे भी चेकलिस्ट बनवाई जाती है। हम्म तो मेरा रिप्लाई इसमें ये रहता है कि जब ऑडिट हो चुकी है, इट मीन्स आपने सब सब एस्पेक्ट से कवर कर दिया, सब्जेक्ट टू वो मालाफाइड इंटेंशन का कोई केस ना हो। ठीक है सर। तो मेरे हिसाब से इसमें दोबारा से जो है शोकॉज नोटिस नहीं आना चाहिए। बट सर क्या अगर मैं केवल आर्मर सिक्योरिटी, मैं सब भूल जाऊं, मैं केवल आपके सामने आर्मर सिक्योरिटी डिस्कस करूं, तो क्या मेरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई थी जब मेरा ऑडिट हुआ था? नहीं। और सेक्शन 6(2) कहता है कि आप प्रोसीडिंग सेम सब्जेक्ट मैटर पे इनिशिएट नहीं कर सकते। जी हाँ। लेकिन जब मेरे सेंटर से प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं हुई और स्टेट ने प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी, और स्पेशली जब मैं आर्मर सिक्योरिटी में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, तो क्या अभी भी मेरे पास कुछ ऐसा केस है जहां पे मैं बिना रिप्लाई करे मेरिट्स पे, ठीक है मेरे पास आज भी पूरी रिकंसिलेशन बनी हुई है और मैं उस आईटीसी डिमांड को ड्रॉप करा सकता हूं, लेकिन मैं देना नहीं चाहता डिपार्टमेंट को वो आईटीसी की रिकंसिलेशन। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मेरा ऑडिट में जब एक बार चेक हो गया तो आप दोबारा चेक नहीं कर सकते। क्या कोई तरीका है इसको ड्रॉप कराने का केवल इस रिप्लाई पे? नहीं, इस केस के बेस पे तो नहीं। जी सर। इस केस के बेस पे नहीं। तो प्रैक्टिकली सर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि जब भी हम ऑडिट कराते हैं, हम ऑडिट में हमेशा ध्यान रखें कि जो हम ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट लेते हैं वो कम से कम 10 15 20 पॉइंट की लें। अगर हमारे आईटीसी का डिफरेंस डिपार्टमेंट ने देखा तो हम उससे कहें आप ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में आईटीसी का डिफरेंस डाल के दो, हम उसका रिप्लाई करेंगे, आप 8221 में कह देना एक्सेप्टेड और डिमांड ड्रॉप्ड। हम नॉर्मली क्या करते हैं सर, अपने रिकंसिलेशन सारे बना के अपने रिप्लाई उनको सबमिट करते हैं जी और उसमें सारी डिटेल डालते हैं जी और वो उनसे रिसीविंग कराते हैं। वो हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनता है कि उनको हम हर चीज का रिप्लाई दे चुके हैं। करेक्ट है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास सारे हैं सर। लेकिन अगर मैं इसमें एक स्टेप आगे चला जाऊं, मैं डिपार्टमेंट को बोल दूं कि अगर आपको मेरा प्राइमा फेसाई ऊपर ऊपर से देखने में 15 लाख रुपए का डिफरेंस दिख रहा है मेरे आईटीसी में, तो आप इसका पैरा बना दो और मैं उस पैरे का रिप्लाई करूंगा, आप उसके पैरा के बाद जब फाइनल एडीटी2 दें उसमें ड्रॉप कर दें। नॉर्मली नहीं बनाते, वो कहते हैं हमारे जॉइंट कमिश्नर नहीं मानते इस चीज को, इसलिए हम हाँ ऑडिट पैरा नहीं बनाएंगे। हाँ। अब जो सेकंड रिप्लाई ब्रिजेश जी ने बिल्कुल ठीक बोला, सामने से ये आता है कि पैरा तो हम वही बनाएंगे जो आप पे करोगे। यही इशू है जी, बिल्कुल जी। वो M2M में उनके पास ही नहीं होता सर। हाँ, वो एमसीएम में पास ही नहीं होता, अगर पैरा बन गया तो पे करना पड़ेगा। सर मैं माइक करूंगा, मेरा एक क्वेश्चन इसी में था जो पहले आपका पॉइंट चल रहा था, हम्म फिर आप उसको साथ ही ले लेना, पैरेलल चलेगा इसके। हम्म दो जुरिडिक्शन है हर बंदे की, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन सी और एस वाली, ठीक है जी। लेट्स सपोज की सी है दिल्ली और वो एस है मेरी वार्ड 5 दिल्ली में कोई भी, ठीक है जी। जी अब मैंने जिससे मैं आई एम बायर, मैंने XYZ से परचेज की जिसकी जुरिडिक्शन है रोहिणी, ठीक जी है जी। तो रोहिणी वाले ऑफिसर ने क्या किया, मुझे ये SMT10 इशू कर दिया। जी वो स्टेट है, मैंने XYZ से परचेज की, हम्म मेरी जुरिडिक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन सी दिल्ली के पास, साउथ दिल्ली के पास, और हम्म मेरे स्टेट जुरिडिक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव समझ नहीं है, गया सर। है, वो अलग है। रोहिणी आपके बायर के जुरिडिक्शनल ने ऑफिसर ने आपको SMT10 नोटिस दे दिया। कर दिया। और हाँ सबसे कमाल की बात है, वो पोर्टल पर तो इशू कर नहीं सकते क्योंकि उसको पोर्टल से जी, वो नहीं था। पोर्टल पे वो आता नहीं है जी। विदाउट डिन, चलो डिन भी ना करो, डिन मान लो लगा लिया होगा कई बार वहां पर नहीं करा, तो इसका मुझे रिप्लाई देना मैंडेटरी है कि नहीं? सर सबसे पहली बात, अगर डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई देना तो मैंडेटरी है। ठीक है जी। अब रिप्लाई क्या देना है वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि नहीं, अगर आप जैसे डिपार्टमेंट ने नोटिस दे दिया तो आप उससे भाग नहीं सकते, आपको रिप्लाई तो देना पड़ेगा। अगर वो नोटिस ही इनवैलिड है, जो सर अगर नोटिस पे डिन नहीं है, था कि नोटिस वो इनवैलिड नोटिस है, मार दो। लेकिन तब भी आपको उस नोटिस का रिप्लाई देना है कि इस नोटिस पे डिन नहीं है, इसलिए इसके आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स मैं नहीं करूंगा कुछ भी, इसका रिप्लाई सिंपल सा ही देना है। ठीक है जी, या उसकी जुरिडिक्शन को भी चैलेंज करना पड़ेगा इस पर। करेक्ट। अब इसका रिप्लाई सिंपल सा ये होगा कि आपके पास अगर ये डीजीजीआई होता, एंटी इवेजन होता, तो उसके पास पूरी सेंट्रल लोकेशन के उसमें भी हमारे पास सर्कुलर है कि आप शोकॉज नोटिस इशू करके आप उसकी जुरिसडिक्शन को ट्रांसफर कर दीजिए। डीजीजीआई एंटी इवेजन होता तो वो एक बार को आपको शोकॉज नोटिस दे सकते थे, बट कोई और वार्ड का प्रॉपर ऑफिसर बैठ के आपका प्रॉपर ऑफिसर नहीं है और हम सिंपली उसकी जुरिसडिक्शन को चैलेंज करके इस नोटिस को ड्रॉप करा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। सर जी सर मैं ये कह रहा था, फिर जो चल दल वाले होते हैं ना सर, मोबाइल स्क्वाड,
हाँ जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है स्टेट ज्यूरिडिक्शन में है, हम्म और हमारा गुड्स मूवमेंट्स हो रहा सर, ठीक है। और हम सॉरी हमारा सेंट्रल में है, ठीक है। और स्टेट हमारे यहाँ पे मोबाइल स्क्वाड ने उस माल को जब्ती कराया, रोका गाड़ी को। तो हम्म फिर इस केस में फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, मान लीजिए उस ऑफिसर्स को, क्योंकि हमारा तो सेंट्रल में रजिस्ट्रेशन है नहीं उसके नहीं 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 एडमिनिस्ट्रेटिव। नहीं अब इस केस में क्या होता है सर, इसमें वो कर सकता है ना? सर पहली बात तो, अगर उसने आपका माल रोका, अब इसमें दो जी। चीजें हैं। आपका केवल दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है, आपका यूपी में माल रुक गया, तो अगर आपने देखा जी। होगा वो आपको ये नहीं नहीं बोलता सर, दिल्ली के मान लीजिए मैं यूपी में हूँ सर, दोनों जगह यूपी में हूँ, दोनों लेकिन जगह यूपी में है। जो बिल्कुल, तो सर वो आपको मैं अपने, वो इस केस वो में भी ये एक एक्शन है जो उसने, उसके पास इंटेलिजेंस थी या उसने कुछ भी करा, आपका ट्रक रोका और उसने देखा कि आपका ई हम्म। वे बिल के तहत माल पूरा नहीं है, ई वे बिल नहीं है, कुछ भी कमी है, तो वो इस एक्शन को बिल्कुल ले सकता है, वो बिल्कुल वैलिड है लॉ में। वो सर आउटसाइड ठीक है, मान लीजिए उसने, नहीं कर रहा है। हाँ, उसका एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर वो सेंट्रल के पास था, स्टेट वाले ने ऐसा कर दिया, ठीक है सर। जी सर। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जैसे उसने 129 में जो भी पेनल्टी इम्पोज करी, हम्म और मैं उसका रिप्लाई करता हूँ फिर भी वो नहीं करता, वो तो मैं जब उसकी अपील में जाऊंगा, हम्म तो फिर वो स्टेट ज्यूरिडिक्शन के उसमें अपील अथॉरिटी जाएगी, कि फिर वो सेंट्रल वाले के उसमें जाएगी फिर वो अपील? सर ये फिर स्टेट वो, में जाएगी। तो मतलब ये होगा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जरूर सेंट्रल वाले के पास है, लेकिन अगर स्टेट वाले ने ये व्हीकल्स को रोक के हम पे कुछ भी कार्रवाई करी है, तो सर हमें फिर स्टेट उसके से साथ कार्रवाई वहीं शुरू पे। हुई है तो स्टेट पे ही खत्म होगी। जी जी, ठीक है, ओके। ठीक है सर। अब एक और इम्पोर्टेंट अविनाश जी, कॉन्सेप्ट। एक मिनट में बीच में बोलना चाहूंगा। जी ऑनलाइन जब हम अपील फाइल करते हैं तो जुरिडिक्शन वो अपने आप ही एक्वायर करता है इन केसेस में। हाँ सर, ये आपकी बात, सर जॉरिस्डिक्शन वो अपने आप इंक्वायर करता है, लेकिन आप जब आप नोटिस का रेफरेंस नंबर भी डालते हैं उसमें, जी हाँ। तो जब आप नोटिस का रेफरेंस नंबर जो स्टेट ने इशू किया होगा वो डालेंगे, तो वो स्टेट के पास ही जाएगा। अगर ओके, सेंटर वो ने, स्टेट एक्वायर कर लेगा उसको। जी सर। ठीक, जी। थैंक यू। एक जो आजकल एक पॉइंट जो सारे वकील यूज करते हैं, हम सब यूज करते हैं, कि हमको शो कॉज नोटिस ऑर्डर की कॉपी ही नहीं मिली। अभी मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था कि क्या हम एक याचिका लगा सकते हैं सब लोग मिलके कि इस नोटिस, जो भी टाइम बार लिमिट हो गई है अपील की, क्या एक बार एमनेस्टी स्कीम आ जाए, कोई ऐसी स्कीम आ जाए जहाँ पे हमको उसकी अपील फाइल करने दी जाए। उससे पहले डिस्कस करते हैं कि वैलिड सर्विस ऑफ अ नोटिस क्या है। सेक्शन 169 में बहुत सारे शोकॉज नोटिस या कोई भी ऑर्डर या नोटिस को कम्युनिकेट करने के तरीके लिखे हुए हैं कि आप पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए, आप रजिस्टर्ड मेल पे दे दीजिए, आप फिजिकली डिलीवर कर दीजिए, आप दरवाजे पे जाके चिपका दीजिए, बहुत सारे उसमें। इसमें एक केस आया कि डिपार्टमेंट ने मेरे को ASMT 10 भेजा, इन ईमेल से वो मेरे जंक फोल्डर में चला गया। उसने शो कॉज नोटिस भेजा, वो मेरे जंक फोल्डर में चला गया ईमेल से। उसने मेरे को ऑर्डर भेजा, वो भी मेरे जंक फोल्डर में चला गया। तो क्या जो भी डिपार्टमेंट ने 2 3 4 मेरे को ईमेल करे, क्या वो सारे ईमेल जो मेरे जंक फोल्डर में चले गए, क्या डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि उसने मेरे को शो कॉज नोटिस वैलिडली सर्व कर दिया? ये केस है सर बिजनेस एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट सर्विसेज कर्नाटका हाई कोर्ट। इसमें क्लियरली कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये बोला कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको, उसको नोटिस उसके तक पहुंचाना और सही तरीके से पहुंचाना। अगर उस आपकी ईमेल उसके जंक फोल्डर में गई है, दैट इज नॉट अपियरिंग इन द इनबॉक्स, तो वो एक वैलिड कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस नहीं है। इसीलिए जो भी इस, अगर टाइम लिमिट निकल भी गई है रिप्लाई फाइल करने की, वो काउंट नहीं होकर और एक नई टाइम लिमिट दी जाएगी। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जानना कि वैलिड सर्विस ऑफ शो कॉज नोटिस या वैलिड सर्विस ऑफ ऑर्डर कब होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया था सर राजस्थान हाई कोर्ट में, मैसर्स साहिल स्टील वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सुनिएगा इसमें क्या हुआ था कि कंसल्टेंट ने GST रजिस्ट्रेशन करवाया, कंसल्टेंट ने 2 3 साल 4 रिटर्न भरी, और फिर क्लाइंट और कंसल्टेंट में हो गई लड़ाई सर। तो जब कंसल्टेंट ने GST रजिस्ट्रेशन करवाया था तो उसने अपनी ईमेल आईडी और उसने अपना ही फोन नंबर GST रजिस्ट्रेशन में डाला हुआ था। अब क्लाइंट ने उसे 2 3 बार मांगा तो उसने नहीं दिया।
तो क्लाइंट ने क्या किया, जो कि अच्छा काम किया क्लाइंट ने, कि उसने एक नोटिस लिख के दे दिया डिपार्टमेंट ने कि ऐसे ऐसे मेरे साथ, उसने पूरी कहानी बताई कि मेरे कंसल्टेंट से लड़ाई हो गई है और मेरे को अपने जीएसटी पोर्टल पे आईडी पासवर्ड चेंज करना है और मैं अपना आईडी पासवर्ड चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। डिपार्टमेंट ने उस नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं किया। डिपार्टमेंट ने कोई शो कॉज नोटिस इशू किया, वर्ड्स पे पोर्टल पे अपलोड कर दिया, उसका ऑर्डर पोर्टल पे अपलोड कर दिया, और उस नोटिस का रिप्लाई 1 साल बाद जाके किया कि अच्छा आपका नया आईडी पासवर्ड अपडेट कर दिया है, ईमेल आईडी फोन नंबर अपडेट कर दिया और आपका नया आईडी पासवर्ड ये है, आपकी मेल पे आ गया है। तो जब 1 साल बाद जब असेसी ने वो पोर्टल खोला तो उसने देखा उस पर ऑर्डर है और ऑर्डर के अपील फाइल करने की भी टाइम लिमिट निकल चुकी है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे को ऑर्डर वैलिड मेरे पोर्टल पे अपलोड हो गया तो मेरे को सही तरीके से कम्युनिकेट हो गया था? अगेन राजस्थान हाईकोर्ट में इसमें बोला कि जब एक बार एसएससी ने आपको बता दिया कि मेरे पास आईडी पासवर्ड नहीं है, दिस वाज योर फॉल्ट कि आपने उसको 1 साल लगाया नया आईडी पासवर्ड देने में या फिर नया ईमेल आईडी और फोन नंबर अपडेट करने में। तो जिस दिन एसएससी के पास नया आईडी पासवर्ड गया, जिस दिन एसएससी ने लॉगिन करके ऑर्डर को चेक किया, दैट डेट शुड बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ एक्चुअल कम्युनिकेशन, और वहां से आपका 3 महीने प्लस 1 महीने का पीरियड शुरू होगा अपील फाइल करने का। उससे पहले आपका लिमिटेशन का पीरियड शुरू ही नहीं होगा। सॉरी सर जी, इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास आईडी पासवर्ड तो था लेकिन मैंने अपना पोर्टल ही खोल के नहीं देखा, नोटिस वाला टैब ही नहीं देखा। सॉरी सर तो जब मैंने नोटिस वाला टैब ही नहीं देखा, मैं अपनी रिटर्न भी फाइल कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, तो क्या वो एक वैलिड कम्युनिकेशन ऑफ शो कॉज नोटिस है? सर किसी का माइक, अगर पोर्टल पे अवेलेबल है तो डेफिनेटली है। सर मद्रास हाई कोर्ट में इसका बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है और अलग ही व्यू है, शार्प टाइम्स एंड स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, कि मेयर अपलोडिंग ऑफ ऑर्डर ऑन जीएसटी पोर्टल इजंट कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। इसमें क्या इश्यू था सर? एक सेकेंड, इसमें क्या इशू था कि ऑर्डर जो है वो जीएसटी पोर्टल पे वैलिडली अपलोड कर दिया गया था। मद्रास हाईकोर्ट कहते हैं कि अपलोडिंग ऑफ ऑर्डर ऑन द जीएसटी पोर्टल अलोन डज नॉट अमाउंट टू कम्युनिकेशन as it is not the obligation of the assessee to check the portal regularly. Further, it has been observed that service means making available, but communication requires the authority to reach out to the assessee. मतलब ये कहते हैं आप जाके उसके हाथ में थमा के आओ, जब तक आपको पक्का ना हो जाए कि उसको ऑर्डर मिल गया तब तक आप प्रयास करते रहो ऑर्डर देने का। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही सर एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। ये डिसीजन शायद सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड भी ना करे, क्योंकि पोर्टल को चेक करने का काम तो आपका है। आप पोर्टल पे अगर रेगुलरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप नोटिस टैब में जाके देखेंगे कि क्या आपका कोई नोटिस आया है या नहीं आया है। बट जब तक हमारे पास मद्रास हाईकोर्ट का ये जजमेंट है हम इसको यूज कर सकते हैं, अगर खासकर कोई मद्रास में अपील फाइल करनी है तो। ये थे हमारे सर वैलिड सर्विस ऑफ शो कॉज नोटिस के पॉइंट। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इशू जो सर हमारे पास आता है वो आता है, मैं इस पर वापस आऊंगा, क्या मल्टीपल ईयर्स के शो कॉज नोटिस क्लब होके डिपार्टमेंट एक शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है? क्वेश्चन ये है कि 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 4 साल का शोकॉज नोटिस डिपार्टमेंट ने क्लब करा, चारों साल की डिमांड लिखी और चारों साल की एलिगेशन लिखी और आपको इशू कर दिया, जो कि ऑडिट के टाइम पे भी होता है कई बार। तो क्या डिपार्टमेंट एक ही शोकॉज नोटिस में 4 साल 5 साल क्लब करके एक शोकॉज नोटिस दे सकता है? सर आप लोगों का इसमें अगर कोई व्यू हो तो। नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, इसमें जो जजमेंट है हमारे पास, इसमें सर कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है। ये इशू शुरू हुआ था अंबिका ट्रेडर्स दिल्ली हाई कोर्ट से, और जहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला था कि आप मल्टीपल ईयर्स का सेम शो कॉज नोटिस दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सेम ही
एलिगेशन है कि आपने आईटीसी फेक लिया हुआ है। आज ही मैं एक केस लॉ पढ़ रहा था, मेरे को नाम याद नहीं है, बट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का था। उसमें भी वन ऑफ द इशू ये था कि क्या मैं मल्टीपल ईयर्स के शो कॉज नोटिस इशू कर सकता हूं एक साथ। तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने बोला, अभी आज ही पढ़ रहा था मैं, अभी 2-3 दिन पहले ही आया है वो, कि अगर आपने प्रॉपरली ईयर वाइज डिमांड, ईयर वाइज इंटरेस्ट, ईयर वाइज पेनल्टी और ईयर वाइज एलिगेशन बाइफरकेट करके एक ही शो कॉज नोटिस में दिए हैं, तो आप एक ही शो कॉज नोटिस मल्टीपल ईयर्स का इशू कर सकते हैं। अब अगर हम आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का ये एसजे कंस्ट्रक्शंस का जजमेंट पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर हमारे लिए, क्योंकि ये डिस्कस करता है टैक्स पीरियड को, और ये कहता है कि हर टैक्स पीरियड से रिलेटेड सारे, हमारी एमनेस्टी स्कीम टैक्स पीरियड से रिलेटेड आती है, हमारा शो कॉज नोटिस की टाइम लिमिट टैक्स पीरियड से रिलेटेड है, हमारी सारी चीजें जीएसटी में टैक्स पीरियड से रिलेटेड है। एंड टैक्स पीरियड इज अ फाइनेंशियल ईयर। एनुअल रिटर्न हम टैक्स पीरियड के हिसाब से पढ़ते हैं, एनुअल रिटर्न के बेसिस पे हमारा शो कॉज नोटिस आता है। तो क्या एक, तो अगर वो टैक्स पीरियड रेफर करता है सेक्शन 73 में, तो आप एक ही टैक्स पीरियड का शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं, विच इज अ फाइनेंशियल ईयर, एंड देयरफॉर आप मल्टीपल ईयर्स के शो कॉज नोटिस एक ही मल्टीपल ईयर्स के शो कॉज नोटिस एक में क्लब नहीं कर सकते। सेकंड इंपॉर्टेंट जजमेंट हमारे पास है आर आशा राजा वर्सेस सीनियर मद्रास हाई कोर्ट का। अगेन इसमें भी सेम इशू डिस्कस हुआ। इसमें भी उन्होंने बोला कि आप जो है मल्टीपल ईयर्स में एक ही शो कॉज नोटिस इशू नहीं कर सकते। अगला जजमेंट अगेन मद्रास हाई कोर्ट, इसमें जज ओरिएंटल लोटस होटल सप्लाईज, इसमें जो हमको मद्रास हाई कोर्ट ने बोला, उसमें ये बोला कि इसमें सिंगल शो कॉज नोटिस इशू हुआ था और एक कंसोलिडेटेड असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ था 4 साल का। इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने अलाउ किया कि बंचिंग ऑफ मल्टीपल इज परमिसिबल सिंस इन, क्योंकि उसने बोला इसमें द हैज हेल्ड दैट ईच फाइनेंशियल इज अ सेपरेट असेसमेंट एंड अलाउ सर्विंग स्टेटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर ओनली विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास, जैसे आज जम्मू एंड कश्मीर का हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का जजमेंट में बैठ के पढ़ रहा था, तो वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट था। ये जो हमने ये वाले जजमेंट हमने जो डिस्कस किए, ये अलाउ करते हैं। माथुर पॉलीमर्स दिल्ली हाईकोर्ट अलाउ करता है आपको, अंबिका ट्रेडर्स आपको अलाउ करता है, मद्रास हाईकोर्ट आपको अलाउ नहीं करता, आपको आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट अलाउ नहीं करता। तो ये एक ऐसा इशू है जो कि सुप्रीम कोर्ट में ही जाके सेटल होगा। बट अगर हम लिटिगेशन की प्रैक्टिस करते हैं और मल्टीपल ईयर्स का शो कॉज नोटिस हमारे पास आया है, तो मेरी एक यही एडवाइस रहेगी सबको कि आप ये वाला ग्राउंड जरूर लीजिए और ये सारे जजमेंट जरूर डालिए कि आप मल्टीपल ईयर्स में का एक ही शो कॉज नोटिस इशू नहीं कर सकते। सर आई होप मैं सबको, मेरी बातें सबको समझ में आ रही हैं। जी सर। जी सर। अगला इंपॉर्टेंट केस जो इशू है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा इस कि कई बार हम क्या देखते हैं कि पोर्टल पे केवल समरी एससीएन इशू होता है और डिटेल्ड एससीएन के नाम पे कोई भी अटैचमेंट नहीं होती है। तो क्या वो समरी एससीएन एक प्रॉपर शो कॉज नोटिस माना जा सकता है? आई थिंक इसमें तो सबका ही व्यू क्लियर है, कोई भी इसमें चैलेंज नहीं है। वैसे गुवाहाटी हाईकोर्ट के 2 जजमेंट हैं, एयर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और दिगांता कुमार देका, जिसमें दोनों में यही बोला है कि समरी शो कॉज नोटिस इज नॉट अ वैलिड शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस शुड बी इन डिटेल्ड फॉर्म। ये सर सबसे पहले हमारे पास गोविंद सरन, गंगा सरन, हमारे पास या वृंदावन बेवरेजेस, ये सारे जो हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं कि शो कॉज नोटिस आपकी लिटिगेशन या प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करता है, देयरफॉर इट शुड बी क्लियर कंसाइज, इसमें सारे एलिगेशंस अच्छे से लिखे होने चाहिए, डिमांड अच्छे से लिखी होनी चाहिए, क्यों रेज करी, ये सब अच्छे से लिखा होना चाहिए। तो केवल एक समरी शो कॉज नोटिस डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड शो कॉज नोटिस, उसके साथ आपको एक प्रॉपर शो कॉज नोटिस भी इशू करना पड़ेगा, जो आपको अटैचमेंट में लगाना पड़ेगा। एक और इशू सर जो आजकल हम बहुत मतलब पर्टिकुलरली मैं अपने क्लाइंट्स के साथ फेस कर रहा हूं कि जो भी ऑर्डर आता है, ऑर्डर में इतनी गलतियां होती हैं कि हम उसको पहले रेक्टिफिकेशन फाइल करते हैं, और जब हम रेक्टिफिकेशन फाइल करते हैं उस ऑर्डर का, तो डिपार्टमेंट कभी कभी 3 महीने से भी ज्यादा ले लेता है उस रेक्टिफिकेशन को, उस रेक्टिफाइड ऑर्डर इशू करने के लिए।
तो क्या जो मेरा रेक्टिफाइड ऑर्डर है, जब मैं अपील फाइल करूंगा, मेरी जो टाइम लिमिट है 3 महीने प्लस 1 महीने की, वो रेक्टिफाइड ऑर्डर की डेट से शुरू होगी या फिर मेरी ओरिजिनल ऑर्डर की डेट से शुरू होगी? अभी भी मैं गाजियाबाद में था, स्टेट में था, एक ऑफिसर हैं आपके डिप्यूटी कमिश्नर हैं गाजियाबाद में, स्टेट में, मैं उनसे बैठ के इसी विषय पे बहस कर रहा था। तो वो कह रहे थे कि अपील फाइल करने की टाइम लिमिट तो आपकी 107 में ओरिजिनल ऑर्डर से ही शुरू होगी, आपकी रेक्टिफाइड ऑर्डर डेट से नहीं शुरू होगी। लेकिन सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि किसी ने, वेद मित्रा आर्य जी ने भी अलीगढ़ से बोला है कि हमारी ओरिजिनल ऑर्डर डेट से ही हमारी टाइम लिमिट शुरू होगी। तो सर मेरे पास एक नोटिस आया जो गलत था, पहले मैंने उसका रेक्टिफिकेशन अप्लाई किया, जब मैंने एक स्टेप ले लिया तो पहले मैं तो डिपार्टमेंट के पास अब वो मेरा ऑर्डर फिर से पेंडिंग है, तो पहले मैं वेट करूंगा ना कि वो डिपार्टमेंट उस ऑर्डर को ठीक करके मुझे दे और उसके बाद ही मैं अपने अपील फाइल करूं। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट भी है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है, अरविंद फैशंस लिमिटेड, जो क्लियरली इस बात को कहता है कि जो भी टाइम लिया डिपार्टमेंट ने रेक्टिफिकेशन ऑर्डर इशू करने के लिए, वो टाइम लिमिट एक्सक्लूड होगी और आपका जो पीरियड है वो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर डेट से ही शुरू होगा, 3 महीने का। आपको प्रॉपर 3 महीने प्लस 1 महीने का कॉन्डोनेशन जो मिलता है वो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर डेट से शुरू होगा, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑर्डर इज द न्यू ऑर्डर अगेंस्ट विच यू आर अग्रीव्ड एंड फाइलिंग अपील अंडर सेक्शन 107। सर मैं बहुत तेज तो नहीं जा रहा ना? नहीं सर, ठीक चल रहे हैं सर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इशू जो अराइज होता है सर, कि इन्वेस्टिगेशन होती है, एसआईबी वाले आते हैं, इंटीविजन वाले आते हैं, डीजीजे वाले आते हैं, जबरदस्ती आपसे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए अरेस्ट की धमकी देके जमा करा लेते हैं, और फिर जैसे ही आपने पैसा जमा किया वो सो जाते हैं, ना ही कोई शोकॉज नोटिस आता है, ना ही कोई प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हैं, कुछ नहीं होता। या कभी कभी शोकॉज नोटिस भी आ जाता है और उसका अगेंस्ट हम अपील फाइल करते हैं, सॉरी रिप्लाई देते हैं, तो ऑर्डर भी आ जाता है। बट क्या जो पैसा मैंने इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जमा किया, वो पैसा वॉलंटरी पैसा है, या फिर मैं उसको प्री डिपॉजिट मान सकता हूं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इसको अंडर प्रोटेस्ट जमा किया था और जब मैंने जमा किया उसके बाद 2 साल हो गए, मेरे पर कोई भी शो कॉज नोटिस नहीं आया, तो इस पैसे को रिफंड करो? या डिपार्टमेंट ये कह सकता है डिपार्टमेंट ने जबरदस्ती आपसे 74(5) सेक्शन चूज करवा के वो पैसा जमा करवा लिया? सेम केस सर कर्नाटका हाईकोर्ट के पास गया, गुन्नाम इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्लियरली बोला, एनी अमाउंट डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कैन नॉट बी टर्म्ड एज वॉलेंटरली। आपने जो भी पैसा इंक्वायरी के टाइम पे जमा किया वो वॉलेंटरी आप उसको ट्रीट कर ही नहीं सकते हैं, वो हमेशा अंडर प्रोटेस्ट पैसा है, क्योंकि सबको पता है असेसी कितने इमेंस प्रेशर में होता है उस टाइम पे जब उसके ऑफिस में आके जीएसटी ऑफिसर्स बैठे होते हैं। और ये तो सिर्फ एक केस लॉ है सर, ऐसे बहुत सारे केस लॉज हैं, जहां पे एक स्विगी का भी केस लॉ आया था, जहां पे डिपार्टमेंट ने रिफंड रिजेक्ट कर दिया था। डिपार्टमेंट ने जानबूझ के पैसा जमा कराया, स्विगी ने रिफंड डाला तो डिपार्टमेंट ने रिफंड रिजेक्ट कर दिया। तो अगेन हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो पैसा जो भी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जमा हुआ है वो पैसा अंडर प्रोटेस्ट ही माना जाएगा और आप उसको वॉलेंटरी पेमेंट नहीं मान सकते। सेकंड, क्या मैं इस पेमेंट को मैं जब मैं सपोज शोकॉज नोटिस आ गया और मैंने ये पैसा इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जमा किया था, तो क्या जब मैं अपील फाइल करूंगा शोकॉज नोटिस के बाद जब ऑर्डर आएगा, तो क्या मैं इसको प्री डिपॉजिट मान सकता हूं सर, या मेरे को प्री डिपॉजिट के लिए अलग से 10% जमा कराना पड़ेगा? वेद मित्र जी, अलीगढ़ वाले, वेद भाई जवाब दीजिए। सर अभी एक केस लॉ आया था, उसमें ये अलाउ करा है कि 10% ऑफ जो प्री डिपॉजिट्स होता है उसमें इसको कंसीडर कर सकते हैं जो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे हमने अंडर प्रोटेस्ट जमा किया हुआ। जी सर। मुझे केस लॉ याद नहीं आ रहा सर एक्चुअली। जी सर, बिल्कुल ठीक है हाँ सर, सर। केस लॉ तो मेरे पास भी नहीं है, बट हाँ केस लॉ था और इस पर सर्कुलर भी डिपार्टमेंट का है कि जो भी आप पैसा इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जमा कर रहे हैं वो वॉलेंटरी नहीं होगा। तो अगर आप इस पे केस कि आपने जो भी पैसा इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जमा किया है, आप उसको अपील फाइल करते टाइम एज अ प्री डिपॉजिट यूज कर सकते हैं।
आपको अलग से 10% प्री डिपॉजिट जमा करने की जरूरत नहीं है। एक सर अभी जजमेंट आया था शांति किरण का, दिल्ली हाई कोर्ट, हालांकि डीवेट से रिलेटेड है बट मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि ये जीएसटी में बहुत ही मतलब एक बहुत ही यूजफुल जजमेंट है हमारे जीएसटी लॉ के लिए, क्योंकि जीएसटी और वैट सेक्शन 9 ऑफ दिल्ली वैट एक्ट और सेक्शन 16 ऑफ जीएसटी एक्ट कि मैंने अपने सप्लायर से माल खरीदा, मैंने अपने सप्लायर को पेमेंट कर दी, अब उस सप्लायर ने पैसा ही नहीं जमा कराया सरकार को, सप्लायर का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो गया। अब ये एक ऐसा इशू है कि इस पे हम 2 घंटे भी चर्चा कर सकते हैं और 2 मिनट भी चर्चा कर सकते हैं। शांति किरण दिल्ली हाई कोर्ट एक ऑनक्वेस्ट मर्चेंडाइजिंग, आपका अराइज इंडिया पहले दिल्ली हाई कोर्ट था, फिर ऑनक्वेस्ट मर्चेंडाइजिंग आया था सर दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां पे एसएलपी सिंपली रिजेक्ट हुई थी। अराइज इंडिया दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहता था कि परचेजिंग डीलर का कोई फॉल्ट नहीं है, सेलिंग डीलर अगर फरार है तो सेलिंग डीलर का ही फॉल्ट है और डिपार्टमेंट सेलिंग डीलर से रिकवरी कर सकता है, परचेजिंग डीलर का आईटीसी डिनाई नहीं कर सकता। शांति किरण में भी सेम रेशियो है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने ऑनक्वेस्ट मर्चेंडाइजिंग को फॉलो किया और बोला कि जब परचेज हुई थी तब सेलिंग डीलर रजिस्टर्ड था, और जब सेलिंग डीलर रजिस्टर्ड था तो वो एक बोनाफाइड सेलर था जिसको बोनाफाइडली परचेजिंग डीलर ने पैसा दिया। अब उसके बाद अगर सेलिंग डीलर ने पैसा सरकार को जमा नहीं कराया तो इसमें परचेजिंग डीलर का कोई फॉल्ट नहीं है। इसमें आर्टिकल 14 की आप सेलिंग डीलर और परचेजिंग डीलर को एक ही फुटिंग पे नहीं रख सकते, आप इनको अलग अलग ट्रीट नहीं कर सकते। अगर सेलिंग डीलर का फॉल्ट है तो आप सेलिंग डीलर को पकड़िए, आप परचेजिंग डीलर से रिकवरी नहीं कर सकते। और हम सबको पता ही है कि कैंसिल सप्लायर के केस में डिपार्टमेंट कैसे अनाप शनाप डिमांड निकालता है, और कोई भी डिमांड मैंने तो आज तक नहीं देखी कि डिपार्टमेंट ने हमारे रिप्लाई के बेसिस पर ड्रॉप कर दी हो नीचे के लेवल पे। शोकॉज नोटिस और अपील में तो कैंसिल सप्लायर वाली कोई भी डिमांड ड्रॉप होती नहीं है सर। तो एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है हमारे पास, शांति किरण डीवैट में है, ठीक है, जीएसटी में नहीं है। देखते हैं डिपार्टमेंट इसको कितना यूज करके हमारी डिमांड ड्रॉप करता है, बट मुझे नहीं लगता अभी भी ये डिपार्टमेंट इसको यूज करेगा या इसको फॉलो करेगा। एक और हमारे पास मद्रास इसमें स्टेट डिपार्टमेंट है, दिल्ली स्टेट ने जो अपील है हमने फाइल करी थी 2022-23 में, उसमें ड्रॉप करे थे उन्होंने अपील में सर। हाँ, सर अराइज इंडिया रेट्रोस्पेक्टिव केस में और कैंसिलेशन शांति था, किरण में हमने काफी ड्रॉप कराए थे। रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन था। यस, ठीक है सर, तो उसमें तो वहां पे आपके अपील में ड्रॉप हो गए होंगे, बट मैंने जितने भी केसेस करे हैं डिपार्टमेंट क्लियरली मना कर देता है, कैंसिल सप्लायर वाला तो आप बोलो ही मत, बाकी आप डिमांड ड्रॉप करा लो, लेकिन कैंसिल सप्लायर वाला तो हम ड्रॉप नहीं करेंगे। 22-23 में हुए थे, उसके बाद से नहीं करते हैं अब ये। जी सर। तो मद्रास हाई कोर्ट का भी यही जजमेंट था कि अगर एचयूएल इसमें जो हमारा पेटिशनर था टीवीएल श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, उन्होंने एचयूएल से कुछ माल खरीदा था हिंदुस्तान यूनिवर्सल लिमिटेड, अगर वो फिक्टिशियस और नॉन एग्जिस्टेंट निकला तो इसमें पेटिशनर का कोई दोष नहीं है। आपको या तो पेटिशनर को पूरे एविडेंस देने पड़ेंगे कि वो फिक्टिशियस कैसे है, उसका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल है और इसमें पेटिशनर की क्या गलती है। अगर पेटिशनर का उसमें कोई सपोर्ट नहीं था तो पेटिशनर का आईटीसी डिनाई नहीं कर सकते। उसके बाद सर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज आते हैं जो हम अपने अपील में हमेशा लेते हैं कि हमारा शो कॉज नोटिस का रिप्लाई कंसिडर नहीं किया गया, या फिर हमको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी गई, या फिर हियरिंग की डेट से पहले ही हमारा ऑर्डर पास कर दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ था कि प्री एससीएन आया था सर। प्री एससीएन को रिप्लाई करने की डेट थी 27 नवंबर, बट डिपार्टमेंट ने शोकॉज नोटिस प्री एससीएन को रिप्लाई करने की डेट थी 28 नवंबर, बट डिपार्टमेंट ने शोकॉज नोटिस इशू कर दिया 27 नवंबर को ही। तो क्या ये वैलिड शोकॉज नोटिस है? नहीं। जब प्री एससीएन कंसल्टेशन आपने दिया, आपने मेरे को बोला कि इसकी हियरिंग है, इसके रिप्लाई करने की डेट 28 नवंबर तक है, तो आप 27 नवंबर को ही शोकॉज नोटिस कैसे इशू कर सकते हैं?
इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने उस शो कॉज नोटिस को ड्रॉप किया और बोला कि वो शो कॉज नोटिस वैलिड शो कॉज नोटिस नहीं है और उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है। एक सर हमारा गुवाहाटी हाईकोर्ट का जजमेंट है, इनफैक्ट एक गुवाहाटी हाईकोर्ट का जजमेंट है, एक कैलकाटा हाईकोर्ट का जजमेंट है, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है। एक छोटा सा इशू ये आता है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्या कोई भी नोटिस शो कॉज नोटिस आने से पहले, स्पेशली जिसमें रिटर्न से रिलेटेड डिमांड है, क्या ASMT 10 इशू करना मैंडेटरी है? क्या डिपार्टमेंट डायरेक्टली सबको शो कॉज नोटिस दे सकता है सेक्शन 73 में और ये कह सकता है कि आपके 133 में डिफरेंस है, एक्सेस ITC क्लेम्ड है, ई वे बिल 1 में डिफरेंस है, स्क्रूटनी रिटर्न करके डायरेक्ट सेक्शन 73 में नोटिस दे सकता है, 74 में नोटिस दे सकता है, या उसको पहले ASMT 10 इशू करना पड़ेगा? यूजी मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल ठीक है सर। किसी और का कोई इसमें ओपिनियन? रुपिंदर जी हेलो सर, आई एम ऑडिबल? हाँ जी। सर ये पीछे तो इसमें इशू आए थे कि इन्होंने ASMT किए नहीं और वो DRC 01 सीधे दिए हैं, तो चैलेंज भी हुए थे, बट आई थिंक वो कर सर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें बताता हूँ, अगर हम प्लेन लैंग्वेज पढ़ेंगे सेक्शन 73 और सेक्शन 74 की, तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि आपको पहले 61 का नोटिस देना है। बिल्कुल सेक्शन सर। 61 में जरूर लिखा है कि अगर सेक्शन 61 में आपने नोटिस दिया तो उसका अगली प्रोसीडिंग सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में होगी, जो वट एवर द ऑफिसर डिसाइड्स। लेकिन सेक्शन 73 और सेक्शन 74 इसमें कोई भी नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज सेक्शन 61 नहीं है। ट्रू। तो अगर हम प्लेन लैंग्वेज पढ़ेंगे तो सिंपली ये कहता है कि हाँ, शो कॉज नोटिस से पहले सेक्शन 73 या 74 में आपको ASMT 10 देने की जरूरत नहीं है। बट गुवाहाटी हाईकोर्ट का इसमें कुछ अलग ही व्यू था, और जिसमें उन्होंने विदाउट एनी गिविंग मच प्रॉपर रीजनिंग बोला कि अगर आपने ASMT 10 नहीं दिया तो आप सेक्शन 73 में जो आपने नोटिस इशू किया है दैट इज लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। अमित अग्रवाल वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर कैलकाटा हाई कोर्ट, इसमें सेक्शन 74 का नोटिस था। अगेन अमित अग्रवाल जी ने चैलेंज किया कि नहीं, आपने पहले ASMT 10 नहीं दिया। कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोला नहीं, ASMT 10 देना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट सेक्शन 74 में भी नोटिस दे सकते हैं। तो सर अगर मैं देखूं, दो हाई कोर्ट के दोनों अलग अलग जजमेंट है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट भी जाता है तो कहीं ना कहीं मैटर डिपार्टमेंट के फेवर में ही सेटल होगा, कि क्योंकि कहीं भी सेक्शन 73 और सेक्शन 74 को, या फिर अभी जो नया सेक्शन आया है सेक्शन 74A, कहीं पे भी उसमें सेक्शन 61 का नोटिस मैंडेटरी नहीं करा गया है। उसके बाद सर हमारे दो छोटे छोटे इश्यूज हैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में, जैसे भारती एयरटेल, वोडाफोन। इसमें बड़ा इशू है कि क्या ये जो लोग टावर लगाते हैं, जो टेलीफोन के टावर लगाते हैं नेटवर्क के, क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसका इसका ITC नहीं मिलेगा, या ये मूवेबल प्रॉपर्टी और उसका ITC मिल जाएगा? मशीन ये हमारा सेंट्रल एक्साइज में भारतीय एयरटेल का ये बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट था। जब सेंडवेड क्रेडिट की हम बात करते थे कि सेंडवेड क्रेडिट इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं मिलता, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो भी टेलीकम्युनिकेशन टावर ये कंपनीज लगाती हैं दे आर नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इसका ITC आपको मिलेगा। क्लियरली अभी भी भारतीय एयरटेल के जजमेंट में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि टेलीकम्युनिकेशन टावर आर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड हेंस द ITC ऑफ दैट शुड बी अलाउड। उसके बाद सर हमारा एक अगला एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो केसरी नंदन का है, कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, क्या प्रोविजनल अटैचमेंट जो हमारे लिखा है सेक्शन 83 में बैंक अकाउंट का, क्या डिपार्टमेंट 1 साल से ज्यादा उसका अटैचमेंट कर सकता है? क्या आप उसने पहले 1 साल का अटैचमेंट किया और बाद में वो नए नोटिस से 1 साल और उसका अटैचमेंट कर सकता है? आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जब हमारा ब्लॉक होता है तो उस पर तो हमारे बहुत जजमेंट हैं कि डिपार्टमेंट उसको नेगेटिव नहीं कर सकता, उसको 1 साल से ज्यादा ब्लॉक नहीं कर सकता। बट क्या मेरा बैंक अकाउंट डिपार्टमेंट 1 साल से ज्यादा फ्रीज करके रख सकता है सेक्शन 83 में? अगेन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बहुत ही डेलिबरेटली इसको डिस्कस करके बोला कि 1 साल डिपार्टमेंट के पास बहुत बड़ा टाइम है। सेक्शन 83 में
बैंक अकाउंट को फ्रीज करना एक रिकवरी टूल है, और अगर डिपार्टमेंट 1 साल में भी रिकवरी नहीं कर पाया तो उसके पास आगे 1 साल से ज्यादा पावर नहीं है बैंक अकाउंट को अगेन फ्रीज करने की। तो अगर 1 साल आपने रिकवरी नहीं कर पाया तो आपको उस अकाउंट को डिफ्रीज करना पड़ेगा। आप एक और साल अगले नए नोटिस से उसको अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकते। आई थिंक सर यही थे मेरे साइड से केस लॉस, और मेरा टाइम भी शायद। सर इसकी साइटेशन बता देना आपको ना, वो ये स्क्रीन ब्लैक हो जाती है मतलब अच्छा जैसे। अच्छा, अब आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। साइटेशन मैं बता देता हूँ सर, ये सिविल अपील नंबर है। आपको चाहिए मैं पीपीटी भी शेयर कर दूंगा पूरा सर। केसरी मैं नंबर। हर्ष के साथ पीपीटी शेयर कर सर दूंगा, तो आपके साथ सबके साथ कर देंगे। ठीक है सर। सर एक जनरल इशू और चल रहा है सर, जी और उसके लिए मद्रास हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया था कि अगर जीएसटीआर 3 भी लेट फाइल हो रहा तो उस पर लेट फीस और अगर कोई लाइबिलिटी है तो इंटरेस्ट भी पे हो रहा तो 125 की पेनल्टी इम्पोज नहीं की जा सकती, ठीक है है सर। ना सर? अब तो मद्रास इस संबंध में कोई लेटेस्ट, जी इस संबंध में कोई लेटेस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आपके पास है क्या सर, सेम इशू के लिए? सर आप या तो इशू में कोई बार बता दीजिएगा, मैं ढूंढ लूंगा, अभी कोई नहीं है सर। सर इजली इशू है कि जीएसटीआर 3 भी लेट फाइल हुआ हाँ, इंटरेस्ट आया। तो ऑफिस इंटरेस्ट आया, लेट फीस आई, रिटर्न फाइल कर दिया, ठीक है सर। उसके बाद ऑफिसर्स ने क्या करा, 125 में जनरल जनरल पेनल्टी। पेनल्टी इम्पोज कर दी हम्म कि आपने लेटेड फाइल किया हुआ है, हम्म तो उसको पेनल्टी के अगेंस्ट में जब वो हाई कोर्ट में गए, रिट फाइल हुई है, तो वो जो हाई कोर्ट का, मद्रास हाई कोर्ट का तो मेरे पास है सर, हम्म लेकिन इलाहाबाद मैं हाई कोर्ट चाह का रहा था होगा कि सर, कोई मेरे को इलाहाबाद हाई कोर्ट का हाँ, बिल्कुल इलाहाबाद लेटेस्ट। हाई कोर्ट का मेरे को कोई ऐसा आइडिया नहीं है सर। अच्छा सर, ठीक है। और किसी भाई कोई सवाल हो तो? रु- सवाल इन जनरल कोई और भी कर सकते हैं सर, जरूरी नहीं है इसी से रिलेटेड हो। आजकल 9 से बड़ा चल रहा आयुष जी, मेरा एक बटन ऑफ प्रूफ के ऊपर है, है। जी सर। 129 से रिलेटेड है। जी सो सर। आजकल के सिनेरियोज में आप देख रहे हैं कि यदि जेन्युइन ई वे बिल और जेन्युइन इनवॉइस होता है, उसके बावजूद भी जब एनफोर्समेंट अथॉरिटी पकड़ती है गाड़ी को, तो जी रेवेन्यू के लिए वो क्या करा देती है कि नॉन एग्जिस्टेंट है जी सप्लायर, या उनको वो इंटीमेट कर देते हैं, और तो क्या होता है, उनका जो ज्यूरिडिक्शनल अफसर होता है वो उसको नोटिस इशू कर देता है किसी भी चीज के लिए कि आप जाके प्रेजेंट हो। तो नॉर्मली जो टेक्निकली ये है कि जैसे ही वो नोटिस इशू करेगा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो फर्म सस्पेंड हो जाती है। जी ठीक है। जी और उस ग्राउंड पे जहां पर भी गाड़ी रुकी होती है, हाँ वो गाड़ी वाले कहते हैं कि साहब ये तो अब फेक है या इन नॉन एग्जिस्टेंस है, क्योंकि देखिए रजिस्ट्रेशन उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया है। जी तो जब आप उसको आर्ग्यू करोगे तो सबसे पहले क्या होता है कि बीइंग एडवोकेट आप ये करोगे ना कि ये डिपार्टमेंट पे बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, कि वो करेगी नॉन एग्जिस्टेंस है, मेरा तो जेन्युइन था ट्रांजेक्शन, दोनों फर्म एक्टिव थी। करेक्ट तो है सर। बर्डन ऑफ प्रूफ पे कोई है हाईकोर्ट का जिसमें डिपार्टमेंट को वो किया गया हो? एक केस तो मेरे पास है, एक केस लॉ सर इलाहाबाद। सिमिलर फैक्ट्स पे भले ही ना हो, बट हाँ बर्डन ऑफ प्रूफ के इतने सारे केस लॉज हैं जहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट कोई बर्डन ऑफ प्रूफ बता रहा है अपना जी वो करना है। केवल सेक्शन 155 आईटीसी का छोड़ के सारा का सारा बर्डन ऑफ प्रूफ डिपार्टमेंट के पास है, और डिपार्टमेंट को फुलफिल करना है। एसएससी के पास कोई बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। हाँ आप कह रहे हैं कि सिमिलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में कोई केस है, तो शायद ऐसा कोई केस लॉ ना हो, बट बर्डन ऑफ प्रूफ के बहुत सारे केस लॉ हैं। नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ पे दे दीजिए, क्योंकि मोस्टली डिपार्टमेंट कहता है ये मेरी ड्यूटी नहीं है प्रूफ करने की, हमें तो रिपोर्ट आई हमने आपको दे दिया, आगे फॉरवर्ड कर दी। सर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आप ग्राउंड ले सकते हैं कि सेक्शन 155 जो है वो क्लियरली ये कहता है कि जितना भी आपने आईटीसी अवेल किया उसका बर्डन ऑफ प्रूफ एसएससी के पास है। ट्रू। ट्रू। अगर लॉ मेकर्स चाहते, अगर पार्लियामेंट चाहता, तो वो सेक्शन 155 में सारा का सारा बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर डाल सकता था, लेकिन उन्होंने क्लियरली केवल आईटीसी का बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर डाला। नहीं, तो इसका मतलब आर्गुमेंट बेसिस के लिए तो ठीक है, उनका जहां गाड़ी एनफोर्समेंट यूनिट रोकती है, हाँ उनका पर्पस क्या होता है कि टैक्स का 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स जमा कराएं। बिल्कुल सर। और डिपार्टमेंट और एसएससी का ये होता है कि यदि मेरा कोई माइनर फॉल्ट भी है तो या तो माइनर बीचेस में ले ले 1000 रुपीज, या टैक्स का डबल 200%। राइट। ठीक है। अब जहां तक ये बात आती है, मगर जब कभी भी आप आर्ग्यू अपील आओ तो उनका ये कहता है सर हमारे पास तो ये इनपुट है, तो हम लोगों का यही पर्पस होता है आर्ग्यू करने का कि आप प्रूफ करो ना जी कि जी आइदर सप्लायर और रेसिपिएंट इज नॉन एग्जिस्टेंस। जी
ये जहां आईजीएसटी सस्पेंशन मोस्टली, ऑफ रजिस्ट्रेशन, बर्डन ऑफ ये प्रूफ ये नहीं है कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर सॉरी नॉन एग्जिस्टेंट है। तो ये उनका तो इंटरप्रिटेशन यही है ना। हाँ सर, उनका इंटरप्रिटेशन यही है, बट इसका कोई बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब अगर वो ये कहते हैं कि सप्लायर सस्पेंडेड, जब तक कैंसिल नहीं है तब तक उन्होंने अपना बर्डन एग्जैक्टली हमारा भी ये कहना है सर। नहीं सर, मैं तो एक चीज जो फिर भी है, यदि आप रजिस्ट्रेशन पास डेट से वो होता है रिजेक्ट, तो जिस दिन ट्रांजेक्शन हो उस दिन तो वो एक्टिव था ना, तो फिर उस ट्रांजेक्शन को कैसे कह देंगे? कार्गो ट्रेडर्स था, सनक्राफ्ट है, ये है, बट अगेन सर वही वाली बात है ना कि नीचे के लेवल प्रैक्टिकली अगर हम बात करें सर सारे कि हम ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, हमारे पास हाई कोर्ट के जजमेंट भी होते हैं, बट कौन नीचे के लेवल पे कौन उन हाई कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करता है सर? अगर मैं यही है आपसे ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो जी। ग्राउंड रियलिटी के अगर हम देखते हो 74 के नोटिस इशू हो रहे हैं, उसमें सिर्फ इतना ही लिख दिया टोटल इतना अमाउंट ड्यू टू आपके ई वे बिल की वजह से, इतना अमाउंट ड्यू टू क्रेडिट मिसमैच के। कोई उसका रीजन नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और 74 का नोटिस 30 तारीख को टाइम बार होता इशू कर दिया, ऑफिसर कहा भाई अपील में चले जाना। आयुष जी अपना कॉन्टैक्ट नंबर वाला पेज फिर से एक बार दिखा दीजिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग डाउनलोड मैं कर लें। चैट पे डाल दे रहा हूँ सर। जी जी श्योर। संजय जी आगरा में कहाँ से हैं आप? मैं आगरा में सर सिकंदरा पे हूँ। अच्छा बताएं सर। सर, मेरे भी ओरिजिन आगरा से ही है, बस इसीलिए अरे मैं वाह, कहाँ पर, कहाँ से? कमला नगर सर। अच्छा कमला नगर, ओके। आयुष सर पर लीडिंग एडवोकेट हैं आगरा के संजय भटनागर जी। अरे नहीं सर, छोटा सा। नहीं सर, आगरा में तो मैं बैठा नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिस गुड़गांव दिल्ली में करता हूँ सर, और लीडिंग एडवोकेट तो कहीं भी नहीं है सर हम तो संजय जी भी अपने आके सेक्रेटरी थे अपनी बार के, जो अच्छा यूपी की सबसे मतलब बिगेस्ट बार है सर। आगरा की जी। और किसी भाई को सवाल हो? सर चैट में नंबर दे दिया आयुष जी अपना, आ गया है सर? ये जी दे जी दिया आयुष ठीक सर ने, ठीक दे दिया ठीक चेक में नंबर लिख दिया आयुष सर ने। मैडम मुझसे ले लेना आप, ठीक सर। अदरवाइज फिर पृथ्वी असूल साहब अब आपकी ड्यूटी शुरू हो गई। वोट ऑफ थैंक्स आप करें सर का। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बेतुल उपकाश साहब के, बेतुल से हैं सर, मध्य प्रदेश से बेतुल से जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे उपकाश की सुंदर सी 307 वेबिनार में उपस्थित सभी आत्मीयजनों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। आज हमारे इस वेबिनार में हमारे मुख्य वक्ता आयुष अग्रवाल जी ने जो इतना सुंदर उद्बोधन दिया है, उसके लिए हम आयुष जी के सम्मान में दो शब्द कहना चाहेंगे। आयुष जी, आयुष जी, जिंदगी की लहर थी आप साहिल हुए, जिंदगी की लहर थी आप साहिल हुए, ना जाने कैसे हम आपके काबिल हुए, ना भूलेंगे हम उस हसीन पल को जब आप हमारी सुंदर सी वेबिनार में शामिल हुए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत, बस मेरे तो ब्लेसिंग्स है आप सबकी मेरे ऊपर सर, और थैंक कुछ यू, थैंक यू आयुष जी। हम हमारे तरफ से, हमारे समस्त मित्रगणों की तरफ से, हमारे वेबिनार संगठन जिसमें उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ, टैक्स बार एसोसिएशन छतरपुर मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम हरदा जिला टैक्स बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश तथा समस्त अधिवक्ता मित्रों के गण से पदाधिकारियों की ओर से हम आपका इस सुंदर से उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपको धन्यवाद कहते हैं। आपका आभार सर, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। और हम आपके लिए माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं वो आप पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर भी ऐसी ही कृपा बनाए रखें आप अपनी कृपा बनाए रखें सर। और हमारा यूं ही मार्गदर्शन करते रहें। आज डेढ़ डेढ़ पौने 2 साल बाद आपने सब आशीर्वाद मिला है आपका आज। हाँ सर, काफी टाइम से मैंने सेशन लिए नहीं थे सर, काफी टाइम से, मैं 7-8 महीने बाद मैं सेशन ले रहा हूँ कोई भी कहीं पे भी, तो ठीक है सर, थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू सर वेरी अभी मच। इधर चल रहा है सर हाँ आगे चल। थैंक यू सर। वेबिनार को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे ब्रिजेश अग्रवाल जी का, आदरणीय सर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। उन्होंने आज जीएसटी पर हमारा बहुत अच्छे शब्दों में ज्ञान अर्जन करवाया। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू लॉट सर।
समापन की कड़ी को पूर्ण आगे बढ़ाते हुए हमारे अंकित गर्ग जी का भी सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद अंकित जी। पुनः कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे शैलेश विश्वकर्मा जी का भी सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर आपका। पुनः इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे संजय भटनागर सर का भी सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे सॉरी अजय अग्रवाल जी सर को भी कहना भूल गया, मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ सर। उनका हम सभी मित्रों की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। इनकम टैक्स पे जो जजमेंट डालते हैं और हमारे सेशन लेते हैं, हम सभी मित्रों का ज्ञान अर्जन करते हैं। हमारे आदरणीय अजय अग्रवाल का भी सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर आपका। पुनः कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस सुंदर सी वेबिनार के जनक हमारे परम आदरणीय हर्ष शर्मा जी, जो हमारे लिए यह ज्ञान की गंगा हमारी भारत भूमि पर लाए हैं और हमारा ज्ञान वर्धन करते हैं। हम सभी मित्रों की ओर से, संगठन की ओर से, वेबिनार के उपस्थित मातृशक्ति सभी मित्रों की ओर से सर का बहुत बहुत आभार करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः समापन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी सुंदर सी वेबिनार में जुड़े हमारे समस्त अधिवक्ता मित्रगण, मातृशक्ति, जो हमारे आज के वेबिनार में हमारे मुख्य वक्ता श्री आयुष अग्रवाल जी को बहुत धैर्यपूर्वक सुना, अपना स्थान ग्रहण किया, हम उन सभी आदरणीय मित्रों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, सभी को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एवरीवन। पुनः कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे लास्ट सेशन में राष्ट्रगान के लिए जो रहता है उसमें अपने स्थान पर खड़े रहते हैं, इससे सभी की गुजारिश करते हैं कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, आए तब जय गाथा गण गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। मेरी हिसाब से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, उपकाश वेबिनार चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, जिससे कि आपको कोई परेशानी हो तो आप उसमें जाके अपना यूट्यूब पे जाके उसको दोबारा सुन सकते हैं।